भौतिकवाद से, इस दर्शन से जो भी तकनीकी शिक्षा जो भी विकसित हुई, वो सब युद्ध और व्यापार के लिए समर्पित हो। व्यापार जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यहाँ पे आशय ये है कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए 1000 रुपए में जो बेचते हैं उसकी बात। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भाई 10 रुपए की चीज है वो कहीं से लाया, उसको 15 की 20 की बेचती उसने, उसकी बात नहीं कर रहे। तो प्रॉफिटियरिंग जिसको अंग्रेजी में है ना, लाभो उन्माद कहते हैं हिंदी, लाभ के लिए पागल। इसमें वो भी है कि जैसे आप बोलते हैं शिक्षा व्यापार हो गया, मेडिकल व्यापार हो गया, सब ये सब भी इसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म। नहीं, क्रोनी तो अलग चीज है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कुछ एक दो जो व्यक्ति हैं जिनकी कंपनियां हैं उनको पुष्ट करना, वो आपको पुष्ट करेंगे। सरकार जो है दो, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना अडानी अंबानी के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है। अंबानी अडानी को बिजनेस का फायदा होता है, वो सरकार में मोदी के सर को सपोर्ट करते हैं। तो धन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे उनके न्यूज चैनल है, मीडिया है, सब कुछ सब उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे और एक दूसरे को सपोर्ट करने। फिर इसकी दूसरी त्रुटि है कमी, शॉर्टकमिंग। मानव परंपरा में द्रोह, विद्रोह, शोषण व युद्ध को विधि मान, इसको प्रोसेस मान लिया, इसको तरीका मान लिया आगे बढ़ने का। द्रोह ऑपरेशन, उस द्रोह का विद्रोह होता है ना। शोषण करने को भी विधि मान लिया, युद्ध को भी विधि मान लिया, है ना। चाणक्य नीति, यानी ये नॉर्मल है, ये तो होता होगा ऐसे। ये यही तरीका है, ये तरीका है करने का, जीने का तरीका मान लिया इसको। इसको वैधता दे दी, इसको लीगैलिटी दे दी, इसको सोशल एक्सेप्टेंस दे दी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस दे दी। फाइनली विधि मतलब लॉ, यहाँ पे विधि का मतलब होता है प्रोसेस या राइट वे। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं मानव परंपरा में त्रुटि? मतलब मानव परंपरा में नहीं, भौतिकवाद की। हम शुरू कहाँ से किए थे? मानव परंपरा की समीक्षा। हाँ। उसके अंदर हमने बोला कि मानव परंपरा की समीक्षा में शुरू किए वर्तमान स्थिति से, व्यक्ति में समस्या, परिवार में कलेश, समाज में भय और प्रकृति के साथ असंतुलन। ये स्थिति है। ये स्थिति पे हम पहुंचे कैसे, इसके लिए पहले क्या विचारधारा रही, इसको देखने लगे। उसको देखने के लिए हमने 3 सत्य और 3 प्रश्न देखे। उसके बाद बोला कि इनको हम देखेंगे अभी कि भौतिकवाद और जो आदर्शवाद की विचारधारा है वो कैसे इसको, इन प्रश्नों को उत्तरित किया। पर उससे पहले ये जो 2 विचारधाराएं हैं, ये हैं क्या, इसको स्पष्ट कर। तो उसमें स्पष्टीकरण में पहले बताया ये क्या है, उसमें सत्य किसको मानते हैं, उसके अंदर मतलब क्रियाकलाप क्या है और उसमें सिद्धांत क्या है ना, वो सब बताया दोनों का। फिर अब उसमें बताया कि उसका योगदान क्या है, उसे क्या बेनिफिट हुआ। हमने बोला ना, गलत कुछ नहीं कहेंगे हम, अधूरा है तो अधूरे में कुछ तो सही भाग रही है, और कमी जो रह गई अब कमी की बात करें, ये कमियां रह गई। शायद आपने बोल दिया, मैंने मिस कर दिया। द्रोह, विद्रोह, शोषण, विद्रोह का मतलब ऑपरेशन, विद्रोह का मतलब रिबेलियन। रिबेलियन किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये विधि माना जब भी जाए? विद्रोह होता है तो उसका विद्रोह होता ही है ना एक टाइम आने के बाद। अच्छा, रेजिस्टेंस, जो लोग अप्रेस हो रहे हैं वो रिबेल करते हैं, इसको विधि मान लिया है कि ये विद्रोह भी गलत है, विद्रोह भी गलत है। मतलब गलत विद्रोह, मतलब असंतुलन।
असंतुलित, गलत मतलब असंतुलन, हाँ, हाँ, उससे कुछ निकलता नहीं है, ओके। उससे बैलेंस नहीं बनता है, चाहे वो नॉन वायलेंट हो तब भी। तब फिजिकली तो होगा। तो हमने तो देश के रूप में नॉन वायलेंस यूज किया है ना, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में। मतलब उसमें हाँ, मतलब दबे हुए मतलब हाँ। ऑपरेशन से निकलने और के लिए ब्रिटिश ने ऑपरेशन हाँ, किया द्रोह, ठीक है, हाँ, हमने उसका विद्रोह किया नॉन वायलेंस मींस। हाँ, हाथ क्या लगा फाइनली, हाथ क्या लगा मतलब उस ऑपरेशन से तो निकल गए। कहाँ निकली ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करने वाले लोग बदल, ओके, पहले वो गोरे होते थे, अब ब्राउन साहिब है। आज विद्रोह ही कर रहे हैं। हाँ अब ठीक वही है, सही बात, अब ठीक है, विधि वही है। प्रोसेस तो वही है, क्या हाथ कुछ नहीं लगता। पर हमेशा वही होगा, आप ये कह रहे हैं। अगर इसी में फंसे रहेंगे इससे कोई बेटर तरीका भी हो सकता। आप कह रहे हैं कि विद्रोह का रास्ता से द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, ये को इन सबको हमने प्रक्रिया अपना के समाज में सुधार लाने की कोशिश की, पर नहीं, इससे सुधार नहीं हो रहा, हम नहीं घिस हुआ। पिट के वही बारंबार उसी में फंसते जा रहे हैं। हाँ मतलब ठीक है, या आप आदिकाल से सुनिए सारी कथाएं, इतनी वीर गाथाएं सुनाते हैं, एक नेता था उसने सिद्ध लोगों को इकट्ठा किया, फिर उसने राजा को हटा दिया, पर बीच में पीस भी हुआ है, ऐसे सुना है, पर वो लास्ट नहीं करता ना। पर कोई भी चीज लास्ट नहीं करती, वो तो नेचर है कि चीजें चेंज होती रहती है। वो ऐसा नहीं, परंपराएं लास्ट करती है, कोई भी चीज लास्ट नहीं करती है, अपने आप में गलत स्टेटमेंट। और एवर्ड तो नहीं ना जो कह रहे कि लास्ट करते हैं। जब जितना हमारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हाँ, उसमें तो हमें मालूम ही है ना लास्ट करने की परंपरा, पेड़ों की परंपरा, खनिज की परंपरा, जीव जंतुओं की परंपरा, ये सब तो लास्ट कर ही रही है ना। नहीं उनमें से कोई स्पीसीज मर रहे, कोई जीवित रह रहे, बट फिर बहुत सारे तो है ना, अभी वो क्यों मर रहे हैं उसको देखेंगे, नहीं वो तो वो तो हमारे- एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑन द जनरल बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अच्छा चलिए स्पेसिफिक्स की जगह हम बोलते हैं बैलेंस, विकास लास्ट कर रहा है, प्राकृतिक विकास एवोल्यूशन, और उसका बैलेंस लास्ट कर रहा है। ओके, वही बैलेंस नेचर के अंदर क्या प्रोसेस था कि जो चीजें उस समय में है उसका एक बैलेंस बना हुआ है, उसी में से एक और प्रोसेस होता है, आगे के स्तर का बैलेंस बन जाता है, उसमें ही प्रोसेस होता है उसके आगे का बैलेंस। तो ये जो व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं व्यवस्था, तो व्यवस्था बनी रहती है, एवरलास्टिंग, परमानेंट। पर उसमें एक आधी इकाई आगे तो से कुछ भी जा भी कंपोनेंट्स, सकती है। हाँ, तो सिचुएशंस चेंज हो रही है, तो कुछ कंपोनेंट्स पहले चाहिए, अब वो बाद में नहीं चाहिए, इस रूप में चले जाओ। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो लास्ट करती हैं, इनफैक्ट व्यवस्था के रूप में सारी चीजों की एक व्यवस्था है, उसको समझेंगे अभी आगे चल। ठीक है, हाँ जी। बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है, बट लाइक वाज देयर, क्या पूरे मानव इतिहास में कभी बैलेंस था? ये भी तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, और अगर था तो कब था, और अगर नहीं था तो फिर हम उसकी अपेक्षा क्यों ही कर रहे हैं कि वो बैलेंस होगा? क्योंकि देखिए 2-3 चीजें इसमें हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, स्टूपिड नहीं है ना। कोई चीज नहीं थी, इसको अगर आधार बनाएंगे तो मानव जाति में कभी कोई भी आगे विकास नहीं होगा, है ना। यही प्रश्न, मतलब आप सोचे ऐसे 200 साल पहले कोई बोलता है मेरे को हवाई जहाज बनाना, बोला आज तक हजारों सालों से हवाई जहाज नहीं है, तो आगे तो बेकार की बात है ना। या जब राजाओं का युग था तो हमें डेमोक्रेसी बनानी है, और इसका तो कोई उदाहरण ही नहीं है, कहीं नहीं होती, तुम कैसे सोचते हैं इसको, है ना। तो ये तो तर्क नहीं बनता, है ना। तो ह्यूमंस आर इनोवेटिव, क्रिएटिव। क्रिएशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन किस चीज के लिए, है ना। हम बोल रहे हैं मानव परंपरा के संरक्षण के लिए, इस अर्थ में कोई काम नहीं किया अभी तक। उसके छोटे छोटे अंशों में किया, मेरे कुल का संरक्षण हो जाए, मेरे जाति का संरक्षण हो जाए, मेरे देश का हो जाए, इतना तक गए हैं बस।
पूरी मानव जाति का संरक्षण हो, इसको नहीं सोचते। धरती का संरक्षण हो, इसको नहीं सोचते। आज भी एनवायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट वाले जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि धरती का संरक्षण होना चाहिए, मानव रहे ना। तो भाई आप कौन होते मानव पर हटाने? आप तो नहीं लाए प्रकृति, प्रकृति में है मानव। मानव के साथ प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, ये मूल मुद्दा है। बुद्धिज्म में कौन? क्योंकि मैं इसकी ज़्यादा बोल रही हूँ। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म की है। हाँ, वो पूरा आदर्शवादी में उसको हम क्वालिफाई करते अभौतिक या अधिभौतिक अधिभौतिक। आदर्शवाद में आता है। भौतिकवाद से कुछ अधिक है। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं करते, मटेरियलिज्म से कुछ अधिक है, लेकिन क्या ये स्पेसिफाइड नहीं है। अधिभौतिकवाद है। नहीं, शून्यता कहते हैं, ये नहीं समझ सकते कि शून्यता है क्या। हाँ, पर वहाँ ये पे कहते हैं कि तो ये इसकी कमी रही कि जो मूल सत्य है वो अव्यक्त है और अनिर्वचनीय, इसलिए रहस्य में है। इससे क्या हुआ, परंपरा में ज्ञान जो है वो रहस्यमय विधा में चला गया। ठीक है ना? अब ज्ञान अगर रहस्य तो ज्ञानी भी रहस्य होगा। कौन ज्ञानी है कौन ज्ञानी नहीं है क्या पता। फलस्वरूप मानव परंपरा को थोड़ा क्वालिफाई किया। उसका मतलब हो गया शिक्षा, आचरण, व्यवस्था, संविधान में ज्ञान प्रमाणित ना हुआ। यानी शिक्षा के रूप में ज्ञान प्रमाणित नहीं हुआ, यानी एक से दूसरे को ट्रांसफर होने वाला प्रोसेस नहीं बन पाया। आचरण के रूप में यानी ऐसे आचरण भी नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चल पाए जो कि लगता हो कि भाई ज्ञान के हों, ज्ञान आधारित है ना। फिर व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बनी, व्यवस्थाएं भी शोषणकारी बनी रही, चाहे वो रिलीजियस थॉट से आई चाहे भौतिकवादी थॉट से आई, है ना, सारी एक्सप्लॉयटेटिव रही। और संविधान, जितने भी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं। तो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं दिखती जो ज्ञान की बात है। उसमें भी वही साम दाम दंड भेद, है ना, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध की बातें आती हैं। मानव परंपरा जो चलती है उसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं: शिक्षा, आचरण, व्यवस्था और संविधान। ये चारों स्तंभ में अगर समझदारी आएगी तो जाके मानव परंपरा बनेगी। अगर शिक्षा में आएगा तो आचरण में आएगा। जो लोग सेल्फ रेगुलेटेड डिसिप्लिन में जिएंगे उनसे व्यवस्था बनेगी। जो व्यवस्था बनेगी उसको हम संविधान के रूप में, विधि विधान के रूप में स्वीकार करते हैं। विभिन्न धर्म, संप्रदाय, पंथ आदि में परस्पर भेदभाव होना, फलस्वरूप समाज खंडित होना, सांप्रदायिकता का बढ़ना, ये तो जानते हैं। ये कमी रही आदर्शवाद। मतलब ये उनकी बात हो रही है जो जेन्युइनली साधना में चले गए, उनकी बात नहीं, पर जो इनके समर्थक होते है ना। कोई बोलेगा कर्म योग ज्यादा अच्छा, कोई बोलेगा नहीं भक्ति योग ज्यादा अच्छा, कोई बोलेगा नहीं ज्ञान योग ज्यादा अच्छा। इसमें बहुत सारी रूढ़ियों का प्रतिपादन, बहुत सारे डॉगमा इसमें से निकलते हैं। जैसे कि जाति प्रथा हो गई, छुआछूत हो गया, है ना, स्त्रियों का एक तरीके से ट्रीटमेंट हो गया, इनइक्वालिटी और रिलीजियस उससे आ रही। हाँ, हिंदी क्या 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 बोलो ना। कुछ नहीं, आपने बोला स्त्रियों का। ओहो, सॉरी, आईने की बात नहीं हो रही।
स्त्री शिक्षा का अधिकार वर्ग विशेष तक सीमित है। रिलीजियस उसमें सबको अधिकार नहीं था शिक्षा। ये पिछले भारत में तो पिछले 50-60 साल में हुआ है, लेकिन दुनिया में भी बहुत पुराना नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर मानव संतान जो जन्म लेती है, आज हर पेरेंट्स होता है उसको अच्छी शिक्षा मिलती, उसका अधिकार मांगता है, उसके लिए प्रयास कर। पहले ऐसा नहीं। और फाइनली मानव का अध्ययन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ा जाए। कमियां भी पहचान ली, योगदान भी देख लिया। अब अपने वो 3 क्वेश्चन थे उनके संदर्भ में बात। भौतिकवाद क्या कहते हैं, आदर्शवाद क्या कहते हैं? ठीक है, तीन क्वेश्चन थे ना। मैं क्या हूं, संसार क्या है, सुख क्या है। तो भौतिकवाद में क्या उत्तर दिया, मैं क्या हूं, शरीर हूं। शरीर का मतलब जन्म होता है, जीता है, फिर मर जाता है। जो कुछ होना इसी में होना है। यू ओनली लिव वंस, योलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसी को हाँ हाँ, ये प्रचलित है अच्छे से। जिंदगी में दोबारा हाँ, यही यही योलो की वजह से ही फोमो है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ छूट ही जाएगा। ये जो डर है कुछ छूट जाएगा, इसको बोलते हैं फोमो। क्योंकि जिंदगी छोटी सी है, एक बार मिली है तो सब कुछ इसी में करना है, तो इस डर से भरे हैं। तो फिर वो क्या बनाते हैं, बकेट लिस्ट। वही जिंदगी में मेरी दोबारा इसमें हाँ। सब टिक ऑफ कर रहे हैं राइट, कि ये भी करना है, ये भी करना है, मरने से पहले ये भी बस करना है। बस। तो आज की युवा अवस्था समझ में आई थोड़ी सी? हमें तो काफी टाइम हम तो है ही नहीं, मैं आप लोग की क्या बात कर रहा हूँ। आप हमारे ही कह रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते बच्चे। यंग है, यंग होते हुए भी उनको तो सिटी दे रहे हो। वो तो मेरा काम है। योलो से फोमो से बकेट लिस्ट। तो भौतिकवाद के अनुसार मैं शरीर हूँ। शरीर का एक समय पे जन्म होता है, फिर वो कुछ वर्ष जीता है, उसके बाद मर जाता है। तो उसके अंदर जो उसका लाइफ टाइम है या उसकी जो आयु है वो एक निश्चित सीमा की सीमित है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सीमित समय है हमारे पास जो करना है भौतिकवादी दृष्टि से। संसार को शरीर के लिए संसाधन के रूप में देखते। संसार क्या है ना? तो खनिज संसाधन, वनस्पति संसाधन, जीव संसाधन, मानव संसाधन, अंग्रेजी में मिनरल रिसोर्सेस, प्लांट रिसोर्सेस, एनिमल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। सुना ह्यूमन रिसोर्सेस? ये चार हो गया। रिसोर्स है, पूरा संसार एक रिसोर्स है।
किसके लिए? शरीर के लिए। सिंपल है, सिंपल। तो आप मेरे लिए रिसोर्स हो, मैं आपके लिए रिसोर्स हूं। हाँ, रिसोर्स के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, कमोडिटी। Everything is a उत्पाद हैं हम, एक उत्पादित वस्तु। सुख क्या है इसमें, ऐसे दृष्टिकोण में? जितना ज्यादा से ज्यादा संसाधन हम लोग शरीर रूपी मैं से संसार रूपी संसाधन का भोग, कितना ज्यादा कर सकते कंज्यूम। कंज्यूम। हाँ, और मालिक भी होना है इस तरह से, आते आते हैं मतलब उसमें आते हैं। और मूल में भोगना चाहता हूं। तो खा के, पी के, पहन के, ओढ़ के, घूम के, फिर के, देख के, सुन के सुखी होना चाहता हूं। यही सुख है, और कोई सुख नहीं। ठीक है ना? आदर्शवाद में क्या बोला? अच्छा, इसमें एक बात और है। भौतिकवाद तर्क संगत है पर प्रयोजन विहीन। तर्क संगत होने का मतलब ये लॉजिकल है। लॉजिकल होने का कारण क्या है इसका? क्योंकि ये मैटर को, भौतिकता को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप पेड़ को देखोगे तो दिखेगा पेड़ है, उसका फल बनता है, फल गिरता है, वहां से एक और पेड़ उगा। तो आप सीक्वेंसेस को, क्रम को देख सकते हो, तो क्रिया के कारण को पहचान सकते हो। तर्क की परिभाषा क्या है? क्रिया के कारण को देखना, यही तर्क होता है। तो क्योंकि आप फिजिकल प्रोसेसेस को, मैनिफेस्टेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसलिए आपको उसका तर्क समझ में आ, पहचान में आ, इसलिए तार्किक है। तो आपसे, आप ये तार्किक विधि से बता सकते हो किसी को कि आम का पेड़ कैसे उगेगा। बोलोगे आम की फल लो, आम खाओ, उसकी गुठली उगा दो, उसमें से आम का पेड़ उग जाए। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर रखे मानव जाति ने, और उनके कारण देख रखे हैं। उस विधि से, ये तार्किक विधि से एक दूसरे को हम बता लेते हैं, खुद भी समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, दूसरों को भी पहचान करने में मदद कर देती है। इस कारण से भौतिकवाद में शिक्षा बड़े अच्छे से विकसित हो जाती है, क्योंकि ये तार्किक है। आप सब तर्क कर रहे हो ना, मेरे को आपको सब चीजों के तर्क देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप भौतिकवादी शिक्षा से गुजरे हुए। तो तर्क करने का अभ्यास हो गया हमारा। ठीक है ना? तो ये एक अच्छी बात थी, वो तो हमने रिकग्नाइज किया ही था उसमें। अब दूसरा, ये प्रयोजन विहीन, इसमें कोई कॉमन लक्ष्य नहीं बनता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं, सबको अपनी अपनी करनी है। आपकी अपनी नहीं है, मेरी अपनी 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 करो। जिसकी टपली उसका रहा। इंडिविजुअल प्रयोजन ऑब्जेक्टिव का क्या इंग्लिश? कॉमन पर्पस या एग्जिस्टेंशियल पर्पस। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तो है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो प्रयोजन नहीं है ना। प्रयोजन नहीं। पर उद्देश्य और मतलब फर्क क्या है फिर? जैसे लक्ष्य हम और बोल रहे हैं, देखिए, लक्ष्य जो होता है, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ और जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ओके, जहाँ पहुँचना चाहता हूँ उसको कहते हैं गोल या लक्ष्य। ठीक है। प्रयोजन जो होता है कि नेचुरल ऑर्डर के अंदर मेरे फुलफिलमेंट किस पॉइंट पर है, वो मेरा प्रयोजन है। नेचुरली बने ही उसके लिए, लक्ष्य हम स्वीकारते हैं, हाँ, हाँ। प्रयोजन नेचुरल हम बने ही उसके लिए, इसलिए वो हमारा प्रयोजन है। अच्छा, मनुष्यतर प्रकृति के अंदर लक्ष्य और प्रयोजन एक ही चीज है, उसमें कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, तो कोई लक्ष्य बनाना नहीं है, तो उसकी सारी क्रिया प्रयोजन के अर्थ में ही हो रही होती है। मनुष्य को क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन से लक्ष्य पहचानना है, तो या तो वो प्रयोजन के अर्थ में लक्ष्य बना सकता है या कोई और लक्ष्य भी बना सकता है। प्रयोजन और उद्देश्य कोई चीज होगी। उद्देश्य जो है
जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम कोई ऑब्जेक्टिव बना लिया, लक्ष्य हो गया, हमने कोई गोल बना लिया, गोल के सबसेट में ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। प्रयोजन क्या है? वो कलेक्टिव पर्पस के रूप में, एग्जिस्टेंशियल पर्पस। ह्यूमंस का एग्जिस्टेंशियल पर्पस क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, है ना? सेल्फ प्रिजर्वेशन का अर्थ क्या था? परंपरा चलाना, परंपरा का संरक्षण, संरक्षण। है ना? परंपरा का बना रहे। ओके, तो ये हमारा, अगर इसको हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम लक्ष्य बना सकते हैं। ओके, प्रयोजन के अर्थ में लक्ष्य, लक्ष्यों के अर्थ में ऑब्जेक्टिव। पर भौतिकवादी में ये नहीं है। उसमें प्रयोजन नहीं है, लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव तो बनते ही रहते हैं। आप चल ही रहे हो जिंदगी में, हम सब चल ही रहे हैं अभी तक। पैसे कमाने, प्रयोजन का अभाव, कॉमन गोल नहीं है। कॉमन गोल। पर्पसेस की बात उधर तो बोलते हैं ना, नथिंग इज मीनिंगलेस। हम जो भी मीनिंग है हम ही इम्पोज कर रहे हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए थोड़ी ना बनी है। साइंस में सब होता है, वो तो हम इम्पोज कर रहे हैं। हाँ, नेचर में तो हो गया जो होना था, होते गया बाय चांस। बाय चांस, दैट्स व्हाई दे सेइंग कि कोई पर्पस नहीं है किसी चीज़ का, चीज़ें एक्सीडेंटली हो रही हैं। हाँ, हमारा कोई कॉमन पर्पस है ही नहीं, ये हाँ। समझ। नेचर Natural कोई purpose नहीं। ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई परमाणु में जो घटना हो रही है वो रैंडमली हो रही है, म्यूटेशंस हो रही है रैंडमली हो रही है, सब कुछ रैंडमली हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। और हम भी कुछ भी रैंडमली कर सकते हैं, इस आधार पे हम बोल देते हैं हम भी कुछ भी रैंडमली कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें कोई कॉमन पर्पस नहीं, प्रयोजन नहीं। हाँ, लॉजिक है कि इसका इफेक्ट होगा, इसका हाँ। ये इफेक्ट होगा, इससे ये होता है, इससे ये होगा, पर वो नहीं। तो क्या होता है, हमें इफेक्ट पता चल गया, तो आज मूड कर रहा है ये वाला इफेक्ट देखना, तो ये कर ले, कल देखना वो वाला देखना, वो कर ले। और उसी कोई में- डायरेक्शन नहीं आती, कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, अलग अलग लक्ष्य पे, हाँ। एक फिर दूसरा फिर तीसरा। हमारी जिंदगी में भी कोई कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है, और इंटरजेनरेशनल भी कोई कंटिन्यूस डायरेक्शन नहीं है। ये इसका अभाव होता है, प्रयोजन का अभाव। ठीक है, फिर आदर्शवाद को देखते हैं। आदर्शवाद में क्या बताया, मैं क्या हूं? मैं आत्मा, संसार माया मिथ्या, ठीक है ना? और सुख क्या है? मोक्ष, मोक्ष, रियलाइजिंग ट्रूथ। रियलाइजिंग ट्रूथ, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मोक्ष ही परम सुख है। ठीक है। अब आदर्शवाद के अंदर प्रयोजन तो है, कॉमन पर्पस है, सबको ईश्वर के साथ जुड़ना है, लॉजिक नहीं। लॉजिक नहीं है। कैसे जुड़ना है ईश्वर को? अब रहस्य में ईश्वर का क्या लॉजिक होगा? अभी दीदी पूछ रही थी कि आप ज्ञानी हो गए, इसका क्या एविडेंस है? आपने ईश्वर की अनुभूति कर ली, इसका एविडेंस क्या होगा? जिसको बता भी नहीं सकते आप। हमने बोले एक्स महापुरुष, मतलब भौतिकवादी वाला तर्क है, पर उसका अलग तर्क उसका क्या तर्क है बताइए ना? कोई भी, जैसे एक्स पुरुष को, व्यक्ति को, वही कि आपको कि वो ज्ञान एक्सपीरियंस कर सकते हो, ना बता सकते हो, ना वो सब, पर उसका ये मतलब नहीं है, जिसमें तर्क नहीं है, पर वो बहुत ही अलग तर्क है कोई कि तर्क? एक्सपीरियंस करना है ये करके। और तर्क का तो हमने परिभाषित किया ना, तर्क को तो हमने डिफाइन किया ना। कि तर्क होता है किसी क्रिया के कारण को बताना। क्रिया का कारण बताना। किसी कोई एक्शन हो रहा है, उसकी कॉजालिटी, एक्शन और कॉजालिटी की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना लॉजिक होता है। उसको कहते हैं लॉजिक या रीजनिंग, ठीक है ना? तो अब इसके अंदर सत्य को लेके आप कोई तर्क नहीं ले सकते, क्योंकि सत्य अपने आप में रहस्य नहीं। क्या रीजनिंग लोग उसमें? जैसे हम पूछे ईश्वर
परमानेंट कैसे है? क्या तर्क है? हाँ मतलब इस वाली परिभाषा से मैं ये डेफिनेशन से तो नहीं नहीं है। नहीं हाँ, उधर छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ लॉजिक मिलती है ना। जैसे अगर आप इंद्रियों के उसमें जाओगे तो आपकी साधना नहीं हो पाएगी, ये लॉजिक मिलता है ना। आपकी तपस्या सफल नहीं होगी, आपकी साधना सफल नहीं होगी अगर आप इंद्रियों के उसमें बहक जाओगे, है ना। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना है, बिना इंद्रियों को नियंत्रित किए कोई साधना नहीं। ऐसे तर्क मिलेंगे आपको कुछ छोटे छोटे, बट अल्टीमेट गोल वाले तर्क नहीं मिलते, कलेक्टिव काम करने वाले तर्क नहीं मिलते। इसलिए सर हम अपना zigzag करते रहते हैं, कभी इधर से वहाँ है, वहाँ से यहाँ है, बीच में। ये बात भी सही कह रहा है। जब हम भौतिकवाद से परेशान होते हैं तो आदर्शवाद ले आते हैं, आदर्शवाद से परेशान होते हैं। सुबह जब रात को जब होते हैं ना सोने से पहले हम आदर्शवादी और जब दिन शुरू होता है तो भौतिकवादी इसकी दूसरी भाषा है, सोचते वक्त हम आदर्शवादी हैं, करते वक्त हम भौतिकवादी हैं। आज की जो जनरेशन है और जी रहे हैं उनकी स्थिति है। नाम भगवान का और माल अंदर। भगवान की बात ही नहीं है, हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, सोचते वक्त हम बहुत अच्छा सोचते हैं ना, ऐसा अच्छा हो जाए वैसा अच्छा हो जाए, पर अपने करने की बात, Action उसके नहीं लिए होता। एक्शन लेने की बात आई तो फिर लगता है नहीं यार ये तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर देते, ठीक ठीक लगा लो। दूसरों को करने दो। सर एक कहावत भी है, मुंह में राम राम बगल में छोड़ी। हाँ ठीक है, उसको छोड़ के कर दो। ठीक है, मैं आत्मा, संसार, माया और सुख पूर्व जीना। देखिए 3 क्वेश्चन थे, इनके 3 सिंपल से आंसर्स यहाँ पर। अब इस बात को देखते हैं, अगर हम इन आंसर्स को स्वीकारते हैं तो जीने का कार्यक्रम क्या बनता है टाइम और समाज और धरती पे क्या परिणाम आते हैं, ये 2 बात देखते हैं। तो टाइम अगर हम पहले इस वाले सेट को देखें, अगर हम इस आंसर को स्वीकार करें, टाइम हो गया ना। हाँ शुरू क्यों मोक्ष के बारे में पूछना था ठीक है, सर। खत्म कैसे कर दो। करोगे? शुरू क्यों कर रहे हैं 4 बजे तक कर लेते हैं। उनका वो नहीं होगा नहीं कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं? मोक्ष को सर कैसे उन्होंने किया हो? उन्होंने बोला मोक्ष का मतलब है कि जो मैं जो चीज बोल रही है मैं, वो असल में यही सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है, इस भ्रम से मुक्त होना है। इस भ्रम का कारण है कि आत्मा जो है वो शरीर के साथ है और वो शरीर के संकेतों से प्रभावित है या अपने स्वस्वरूप को नहीं जानती, तो उसको भ्रम हो रखा है। तो शरीर जो है वो संसार के साथ जुड़ा हुआ है, माया के साथ जुड़ा हुआ है, तो माया से प्रभावित है। तो पहले तो इस संसार से विड्रॉ करो, इसको कहते हैं विरक्ति। ठीक है, संसार के प्रति विरक्त हो, संसार के प्रति विरक्त हो, फिर शरीर से भी विरक्त हो, खाने से पीने से ये सब चीजों से विरक्त होते जाओ। इसलिए मिनिमलिस्टिक जीने की बात आती है। फिर साधना तप में जाते हो तो खाना पीना ये सब भी छोड़ो, करते करते स्वेच्छा से शरीर को त्याग, वहां तक जाओ। तो उसमें क्या है कि जब आप पूरा संसार से भी विरक्त हो गए और शरीर से भी विरक्त हो गए, तब आपको भ्रमित करने वाली चीजें नहीं रही, तब अपने शुद्ध स्वरूप को आप देख लेते हैं और उसमें दिखता है कि आपका कोई रूप नहीं है, तो आप वही व्यापक ईश्वर हैं। तो आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया और इसके बाद आप शरीर यात्रा नहीं करते, तो शरीर से भी विरक्त हो गया, उसका मोह भंग हो गया आपके अंदर, तो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो। इसको कहा मोक्ष। इस मोक्ष को पाने के लिए जो साधना की विधि में बताई है विधि, उसको बोला है समाधि। एक प्रक्रिया है, समाधि में मोक्ष होता है। भौतिकवाद और आदर्शवाद से हमेशा ही उसमें रहे हैं, क्या कन्फ्रंटेशन में रहे हैं। कंफ्लिक्ट कहाँ बोला अभी नहीं हमने? कन्फ्रंटेशन में क्या, कन्फ्रंटेशन कहाँ बोल रहे हैं अभी? कन्फ्रंटेशन की बात कहाँ है? बस हमको दिखता है ऐसा सर, मतलब किसी युग में ऐसा हुआ है। वो तो हम कंफ्यूज हो गए, अब चल रहा है, पर
पहले इसको देखिए, अभी आपने पूछा तो मोक्ष क्या है, तो वो हो गया स्पष्ट, है ना। आगे बढ़े मोक्ष की तरफ। अब हम इस सेट को देखते हैं। अगर हम इन उत्तरों को स्वीकारते हैं, यानी मैं शरीर हूं, शरीर का मतलब निश्चित समय, सीमित समय, इसमें ही करना है जो करना है ना। संसार संसाधन है और करना क्या है, भोगना है, यही सुख है। तो कितना भोगना है, अधिक से अधिक, जितना भोग सकते। अब मजेदार बात है, शरीर से भोगने की सीमा है। सीमा है। अभी खाना खा के आए ना, कितना खा सकते है ना। लेकिन इच्छा तो ये है कि जो नहीं खा पा रहे ये भी मेरे लिए बचा रहा, बाद में खाऊंगा। फिर ये भय भी है, मैं अभी नहीं खाया तो कोई और ना खा जाए। बच्चों को देखते हो ना, सही बात। तो दूसरा ना खा जाए तो ये मेरी कब, मेरी चीज है, मेरी टॉफी हाथ नहीं लगाना। तो कब्जा करना और संग्रह करना, ये प्रवृत्ति के रूप में आ जाए। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एक परिणाम ये आया व्यक्ति। तो इसमें सबको अपनी अपनी देखनी है, तो व्यक्तिवादी हो गए। मेरा संग्रह, मेरा कब्जा, मेरा अधिकार, इसी की लड़ाई है सारी। मेरी चीज है, मेरी चीज है, यही तो झगड़ा है। ठीक है। अब तो ये जो चीजें हैं, जो कंजम्पशन की चीजें हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं सुविधा, क्योंकि शरीर को कन्वीनियंस देती है, तो इनको हम बोलते हैं सुविधा। तो सुविधाओं को पाना और संग्रह करना, यही दो कार्यक्रम रह जाते हैं। तो जीने के कार्यक्रम के रूप में क्या निकल के आता है, सुविधा संग्रह। इसमें लगे हूं, आपने को देख लीजिए। अगर सुविधा संग्रह में लगे हुए तो आपका दर्शन यही है। ठीक है। एक और मजेदार बात इससे जुड़ी है। अब मैं तो अधिक से अधिक कंज्यूम करना चाहता हूँ, शरीर की सीमा है, कंज्यूम कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसको उस पर अपना कब्जा बनाना चाहता हूँ। ठीक है। पर आप भी तो ये करना चाहते हैं, और आप भी, 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 हम सब यही करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इस कैंपस में रहते हैं, या हम किचन में खाना खाने गए, हम सबके सब अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, अधिक से अधिक संग्रह करना चाहते हैं। कभी शादी में खाना खाने गए? लाइन में धक्का खाया कभी? नहीं, आप नहीं गए। हम कभी लाइन में जाते ही नहीं, और मोस्टली होता है जब पहुंचते तो में पानी मिलता है। आपका तजुर्बा काफी अच्छा है। स्मार्ट हो। लाइन में कभी नहीं गए। तो वही होड़ लग जाती है। होड़ का मतलब क्या है? संग्रह, नहीं संग्रह क्या है, संघर्ष। संघर्ष होना शुरू हो गया। मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है। जब संघर्ष होता है तो खींचातानी होती खींचातानी होती है तो तो झगड़ा होना ही। तो संघर्ष और युद्ध, और युद्ध का नियम क्या है? युद्ध को कैसे सेटल करते हैं? पावरफुल होता है वो कब्जा कर लेता है। तो एक ही नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ले दे के जिसकी लाठी
उसकी भैंस, ये सामाजिक परिणाम आते हैं। आदर्शवाद में क्या होता है? वो अच्छा, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, संघर्ष और युद्ध, ये तो बात हो। चाहे मेरे घर चाय पी के आते हैं, फिर आदर्शवाद को कर लेते कर सकते हैं ना, कर फ्लो सकते में। हैं। लो में। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए ठीक चाय पी। ठीक। भौतिकवाद का तो देख लिया, मैं शरीर हूँ, संसार संसाधन है, सुखपूर्वक जीना यानी भोगना, है ना, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मेरे पास एक निश्चित समय है, सीमित समय है, उसमें मेरे को अधिक से अधिक भोगना है, तो जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह, और मैं भी सुविधा संग्रह करना चाहता हूँ, आप भी सुविधा संग्रह करना चाहते हो। शरीर की सीमा है भोगने की, इसलिए हम संग्रह में लग गए हैं। ठीक है, संग्रह के लिए होड़ हो गई, होड़ से यानी संघर्ष, संघर्ष यानी युद्ध, युद्ध का मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस। तो आज संसार का अधिकतम काम इसी नियम से चलता है। हम कितने भी कोर्ट बना लें, न्यायालय बना लें, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या क्या बनाते हैं, कानून कौन सा होता है? जिसकी लाठी उसको, इतना ही कानून। यही निचोड़ निकलता है। सबसे ज्यादा आतंकवाद किस देश ने मचाया दुनिया में? अमेरिका। मतलब मेरे हिसाब से सब अधिकतर सोचने वाले लोग का यही निष्कर्ष है। सब जगह ये रिकॉर्डिंग में से काट देना। कोई जरूरत नहीं। इसकी फोटो भी खींचो, मेरे ऊपर है। ओ अच्छा, यू से यही संघर्ष है। यही संघर्ष है। ठीक है, आदर्शवाद। तो इसका सामाजिक परिणाम व्यक्तिवाद, संघर्ष और युद्ध, ये तीनों समझ में आए ना? अब आते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद ने बताया मैं क्या हूं? आत्मा। संसार माया, मिथ्या, है ना, इल्यूजन है, और सुखपूर्वक जीना कुछ होता नहीं है, परम सुख होता है, जीना नहीं है, सुख है, वो मोक्ष में। मरण और जीने के चक्र से मुक्त होने के बाद सुख है, वहां पे ये बताया। तो जीने के रूप में कोई सुख नहीं, मोक्ष में ही सुख है, वही अल्टीमेट सुख है। उसमें जीने का कार्यक्रम क्या निकलता है? तो संसार से विरक्त होना, शरीर से विरक्त होना, तो विरक्ति और ईश्वर की भक्ति, तो भक्ति विरक्ति का कार्यक्रम निकल के आता है। है ना, देखा होगा कुछ लोगों को लगे रहते हैं। ये विरक्ति है। विरक्ति नहीं समझ, विरक्ति का मतलब होता है कि उससे डिसइंटरेस्टेड हो जाता, वैराग्य या डिसएंगेजमेंट। ठीक है, लाइफ से तो आपने लाइफ से, संसार से, डिटैचमेंट। सो ना तो उससे खुश होते हैं ना उससे दुखी होते हैं, बस वो इट डजंट मैटर एक्चुअली। डिटैचमेंट क्या है? तो विरक्ति का अर्थ है डिटैचमेंट, तो इसका मतलब क्या है? जीने का कार्य, जीने का कार्यक्रम। भक्ति और मतलब लाइफस्टाइल क्या बनेगा? लाइफस्टाइल का एसेंस क्या होगा? विरक्त होने के लिए लाइफस्टाइल, डिटैचमेंट डिटैच और भक्ति भी। और भक्ति ईश्वर के अंदर लीन रहना, केवल उसी को याद रखना। ओके, अच्छा, मतलब इंद्रियों से वो इसमें दो प्रकार के लोग, क्योंकि दो बातें इसमें आती है, क्योंकि इसमें सत्य जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर उजागर नहीं है, वो रहस्य में है, छुपा हुआ है ना, तो उसको खोजना
कौन खोजेगा? जो खोजने के लिए समर्पित करते हैं अपनी पूरी जिंदगी, उनको बोलते हैं सन्यासी। सिंसियर सीकर जो है उनको बोला सन्यासी। बाकी लोगों को नाम दिया जो क्वालिफाई नहीं करते या जो अभी भी संसार में ही जीना चाहते हैं, उनको बोला संसारी। तो दो कैटेगरी के लोग हो गए, सन्यासी और संसारी। तो हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग सारे सन्यासी सिंसियर हैं, ऐसा मान के चलते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे अब जो बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सन्यासियों के लिए नहीं बात करें। सन्यासी तो अपनी साधना में लीन हो गए, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये संसार के पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि अगर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसका शरीर भी छूट जाएगा और आत्मा भी परमात्मा में विलय हो जाएगी, तो अब क्या फीडबैक, कौन फीडबैक? ये तो वैसे ही इल्यूजन। तो सन्यासी को क्या हुआ कुछ पता नहीं, किसने पाया किसने खोया कुछ नहीं। सन्यासी को क्या मिला वो संसार को नहीं मिलता, उसकी साधना का फल सन्यासी को मिलता है, संसार को नहीं मिलता। ठीक है। और इसमें सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, जो सन्यासी साधना में गया उसने सुख के लिए साधना शुरू करी, तो जिस एंटिटी ने साधना शुरू करी वो शरीर के रूप में भी है और कॉन्शियसनेस या चेतना के रूप में भी। ना तो शरीर बच रहा है ना चेतना बच रही है। तो ऐसे मोक्ष को यहाँ पे हमने नाम दिया है अस्तित्व विहीन मोक्ष। जो इकाई जा रही है यात्रा करने, अगर उसको परम उपलब्धि होती है तो उसका अस्तित्व नहीं बचता, वो खत्म हो जाती है, विलय हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, तो उसका अस्तित्व नहीं बचता। तो अस्तित्व विहीन मोक्ष। तो साधना में क्या हुआ, उसका क्या फल मिला, ये संसार को, समाज को कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। तो संसारी लोग हैं, वो आस्था पूर्वक चल रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे हैं, है ना? अब संसारी लोग में जो बिलीफ है, जो आस्था है, आस्था के साथ एक समस्या है, क्योंकि वो जानने के आधार पे नहीं है, मानने के आधार पे है। मानना जो होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता है, इसमें डाइवर्सिटी आ जाती है। अलग एक व्यक्ति एक तरीके से मानता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से मानता है, ये वेरिएशन आने लगता है। तो आस्था के अंदर ईश्वर क्या है, अब संसारी लोग को ईश्वर को ध्यान में करने के लिए कोई तो कल्पना करनी पड़ेगी, ईश्वर क्या है। तो किसी ने बोला कि ईश्वर तो निराकार होता है, दूसरे ने बोला नहीं वो तो आकार होता है, साकार होता है। तो दो विभाजन हो। फिर किसी ने बोला जो साकार है वो मानव के रूप में, दूसरे ने बोला नहीं मानव के रूप में नहीं, फिर से दो भाग हो गए। हर भाग एक नया संप्रदाय। तो निराकार को मानने वाला संप्रदाय मिलेगा, मानव रूप में मानने वाले संप्रदाय मिलेंगे, जो मानव रूप से अलग मानते हैं वैसे संप्रदाय मिलेंगे। फिर मानव रूप में पुरुष के रूप में कि स्त्री के रूप में, कैसे भाग होगा, फिर तो आप ऐसे संप्रदाय मिलेंगे। पुरुष स्त्री है तो वृद्धावस्था में है, वो युवावस्था में है या बाल्यपन में, फिर से उसके अलग अलग संप्रदाय होंगे। तो ऐसे भारत के अंदर अनेकों संप्रदाय भरे हुए अगर आप देखेंगे, तो कौन किसकी आराधना करता है, उनके अपने 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 कुछ माने, और सबको लगता है हमको ही सही पता है, दूसरों को तो ठीक से नहीं पता है। और सबको लगता है कि हमारा वाला ठीक है तो ये ज्यादा पॉपुलर होगा, इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। सर एक उदाहरण देके बताएं कि ये स्त्री पुरुष और देवियों को पूछते हैं, देवताओं को वैसे वैसे नहीं, हाँ। ये बाल अवस्था या कुछ संप्रदायों में कृष्ण के बाल रूप को पूछते हैं। अच्छा इस तरह से हाँ। बाल रूप को पूज रहे हैं या हाँ, युवा- वो अलग संप्रदाय हो जाता है, अच्छा ये एकदम अलग अलग लोग हो गए, और अलग अलग संप्रदाय हो गए। मतलब कृष्ण को ही कस्टमाइज कर
उनके सक्सेसर पे भी समुदाय बनेंगे, उनके सक्सेसर्स को लेकर भी बनेंगे, किनके सक्सेसर को? भगवान के सक्सेसर्स, भगवान का कौन सक्सेसर है? बाकी रिलीजन की बात कर रहा हूँ। हैं? जैसे मुस्लिम रिलीजन में मोहम्मद को जिसने सक्सीड किया उसके अपने फॉलोअर्स, वो भगवान नहीं है। देखिए, वो प्रॉफिट है, वो भगवान नहीं। अल्लाह को मानते हैं, है ना? मान्यता। अल्लाह भी एक निराकार रूप में बना है। अगर आप देखने जाएंगे ना तो इस्लाम की बहुत सारी मान्यता है ना जो अद्वैत से मैच करती हैं, पर अभी हम जानते नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें मतलब वो पॉपुलर मीडिया से ज्यादा आती है, इसलिए पता नहीं अध्ययन करने के। इसलिए मैं बोलता हूँ नाम लेके ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जिसका हमें पता नहीं है उसको भी नाम क्यों लिखेंगे हम? ठीक। तो ऐसे अनेक संप्रदाय बन गए और हर संप्रदाय को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने। फॉलोअर्स क्यों बढ़ाने? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल रिलीजन, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन है ना। फॉलोअर्स बनाने वाले, फिर उसका मंदिर होगा या चर्च होगा या जो भी होगा, कितने लोग आ रहे हैं, कितने वो कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ज़्यादा दान चंदा होगा, सब जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो सब में आपस में इसके लिए संघर्ष होगा तो क्या होगा? युद्ध। और युद्ध में कौन सा नियम काम करता है? तो किसी ज्योग्राफिक क्षेत्र में जिसकी मेजॉरिटी उसकी लाठी। ये चल रहा है अभी तक। तो इतिहास पढ़ लीजिए या अखबार पढ़ लीजिए, है ना। कुछ युद्ध है वो साधनों के लिए, कुछ युद्ध हैं वो मान्यताओं के लिए। वर्तमान भी यही है, इतिहास भी यही है। क्या मतलब? कुछ दोनों किस लिए, कुछ किस लिए? सामाजिक परिणाम के लिए। समाज में क्या परिणाम आ रहा है? जितने ये संप्रदाय बनते हैं, सेक्ट्स बनते हैं, इनको हम बोल रहे हैं समुदायवाद। सब अपने अपने सेक्ट को कम्युनलिज्म जिसे, ठीक है। इन सभी कम्युनिटीज के अंदर संघर्ष है, इसलिए उनमें युद्ध होता है, ठीक है। तो कुछ बिलीफ सिस्टम्स के लिए वॉर हो रही है, कुछ रिसोर्सेज के लिए वॉर। अच्छा, ये तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ वॉर्स हमें मिलती है रिसोर्सेज की लड़ाई, कुछ मिलती है बिलीफ्स की लड़ाई। अखबार पढ़ते हैं जो कि प्रेजेंट का बता रहे सिनेरियो, उसमें भी सेम मिलता है। कुछ झगड़े जो उसमें अखबार रिपोर्ट कर रहे, दुर्घटना झगड़ों की, झगड़े उसमें कुछ रिसोर्सेज पे हैं, कुछ मान्यता। आज यहाँ दंगा हो गया, वहाँ फसाद हो गया, वहाँ लिंचिंग हो गई। इसलिए लड़ाई को ग्लोरीफाई कर दो, ले लेंगे। बुद्धिज्म को किसने प्लेस किया था? नाम लेके नहीं करते, अभी छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने जो मोक्ष की बात की कि हाँ, वो उधर अलग है, उसके अलग से कर लेंगे बात। अभी हम मोटा बात, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, अभी उसको हमने बहुत अच्छे से समझा नहीं। उसको पहले तो या तो हम बैठ के समझ लो उसकी मोटे सिद्धांत के, फिर बात कर लेंगे। नाम लेके बात करने में उसके साथ हमें न्याय करना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, एग्जैक्टली क्या बोला। इसलिए ना मैं हिंदू बोल रहा हूँ, ना मुसलमान बोल रहा हूँ, ना मैं ईसाई बोल रहा हूँ, ना बौद्ध बोल रहा हूँ, ना जैन बोल रहा हूँ, कोई नहीं, नाम नहीं। मोटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, मोटी बात। जो भी आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो जो बाबा ने समझा होगा, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। उनको पढ़ के या उनका अध्ययन करके जो भी उन्होंने समझा होगा उस हिसाब से किसको पढ़ते? बाकी जो भी दर्शन हुए या उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जैसे आप कह रहे हैं हम उनका नाम नहीं लेंगे, किसी का स्पेसिफिकली नाम लेके बात नहीं करते। किसी रिलीजन का, किसी पंथ का, किसी व्यक्ति का, किसी महापुरुष का, किसी का नाम नहीं लेना। मैंने तो केवल नागराज जी का भी नाम शुरू में बोला, ये कंटेंट उनसे आया, उसके बाद मैं तो दोबारा नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम लेके बात करने का कोई अभी औचित्य ही नहीं। अभी हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले आधार तो होगा, यहाँ तो आपने उस चीज़ का अध्ययन किया होगा। किसका? जिस भी चीज़ का हम अभी बात कर रहे हैं। हाँ,
एक तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं, आपका मूल मुद्दा क्या, बताइए। नहीं, जैसे यहाँ पे ये है ना आदर्शवाद में जो आप कह रहे हैं, कुछ समय पहले की बात हुई थी कि मोक्ष अल्टीमेट होता है और उसका कुछ प्रमाण नहीं है कि उन्होंने वो सत्य को पाया कि नहीं पाया। तो मेरे दिल मन में ये सवाल था, जैसे बुद्धिज्म को वगैरह मिलते हैं, नाम नहीं लेने को आपने बोला, but still बोलिए। सवाल उसी के हाँ, करिए कि करिए। वो तो फिर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सत्य पाया और उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, पर बल्कि वो और समझ बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। ठीक बात है, ऐसा मानते हैं। वो एक आस्था है, आस्था आपकी हो- आस्था हो सकती है, जो मानता है उसकी आस्था हो। और मैं तो समझ रही हूँ कि अगर हम उनके मेरिट्स या हर- डिमेरिट्स, उनकी जो भी चीज़ें हम डिस्कस करें यहाँ। मेरा इसमें कहना है, हर संप्रदाय के, बौद्ध भी एक संप्रदाय या धर्म मान लीजिए, के अनुयायी यही मानते हैं, उनका जो मुख्य व्यक्ति जिसको भी वो मानते हैं, वो उनको ज्ञान, ऐसा मानते हैं। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। मैं तो नहीं बोलता कि उनको ज्ञान है या नहीं, ऐसा क्वालिफाई करने का मेरे पास कोई आधार ही नहीं, और मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है मैं कि किसी महापुरुष को क्वालिफाई करूं। ठीक है ना, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए हम बात करें कि मोक्ष का एक बात है, निर्वाण की बात कर लें। निर्वाण का क्या एविडेंस हो सकता है, बताइए। मेरे पास तो नहीं है। किताबों में कोई हो, तार्किक विधि से नहीं निकाल सकते आप। इतनी तो बात बोलिए, उससे ज्यादा क्या बोलेंगे, तर्क संगत नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये उनके सिद्धांत है, तो पढ़ के ही कह रहे होंगे ना उनको, बिना समझे तो हम यहाँ बात नहीं रख रहे होंगे। समझ के ही बोल रहे हैं, पढ़ा हो, सुना हो, कुछ भी किया हो, इसी आधार पे तो बोल ही रहे हैं। हमको चेक करना पड़ेगा ना, इधर इसका आशय थोड़ी ना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मान लो। मैं तो पहले दिन ही बोला कि आपको मेरी बात नहीं माननी है, ना ही मैं आपको कन्विंस करने जाऊँगा। मैं तो एक शेयरिंग करता हूँ, आपको अपने लेवल पे उसको जांचना। आपको उचित लगेगा तो आप उसको स्वीकारोगे, उचित नहीं लगेगा तो नहीं स्वीकारोगे। हाँ, कहीं पे आपको मेरी कहने की बात, शेयरिंग समझ में नहीं आएगी तो उस पर आप क्लैरिफिकेशन पूछेंगे, वही आपका है ना। उसमें मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नाम लेके करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करूँ। क्योंकि मैं किसी धर्म पंथ को क्यों मैं कमेंट करूँ, मेरी उसमें कोई इच्छा नहीं। आजकल का माहौल वैसे ही ऐसा है, बात वो नहीं थी बस। ठीक है ना? एक बात मैं भी पूछना चाह रही जी हूँ जी कि जैसे इसका कुछ एविडेंस तो है नहीं कि कोई मोक्ष गया, जी तो उसका कुछ, तो जैसे कहते हैं कि जो भी किसी भी समुदाय के या हाँ। भगवान या जो भी मानते हैं जी उनको मोक्ष मिल गया, हाँ। तो वो सिर्फ मानते हैं, आस्था ही है या आप और मेरे लिए तो आस्था ही हुई ना। अगर मैं मानता हूँ, मान लीजिए मैं किसी समुदाय से, और मैं मानता हूँ हमारा जो मुख्य व्यक्ति था इतिहास में, वो ज्ञानी था, उसके ज्ञान का जो भी अनुभव हो, मोक्ष हो, समाधि हो, निर्वाण, जो भी नाम देता हो, मेरे को मैंने क्या वेरीफाई किया उसको, वो सब सुने पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मान या तो मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, दोनों में से एक जगह खड़ा हूँ, इतना ही तो है। जैसे जो हमें बताया गया वो हम मान रहे हैं, ना, जो हम बताएंगे वो बच्चे मान रहे हैं, वो लगातार चलता ही जा रहा जी, है। है ना? किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई मानने की परंपरा बनी, मानने की परंपरा से तृप्ति नहीं होती, शंका बनी ही रहती, ये सब सवाल खड़े होते रहे। मैं 100 में एक तो पूछ ही लेता था, अब 100 में 50 पूछने लगते हैं। ये फर्क आया ना। जैसे ही भौतिकवादी शिक्षा का प्रचलन हुआ, मान्यताओं के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अभी तो की हमने समीक्षा, एक बार मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि गांधी जी को ज्ञान था कि नहीं था, है ना? तो मेरा उसमें जो उत्तर था वो मैं दोहरा देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट होता था। मैंने गांधी जी के साथ में नहीं जिया, तो उनका मूल्यांकन मैं कैसे करूँ? ठीक है, गांधी जी के साथ जो लोग जिए थे या जो उनके
अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको मैंने देखा है या उनके फॉलोअर्स के फॉलोअर्स को देखा, उनका आचरण मेरे को संतुष्टिजनक नहीं लगा। तो मैं ये कह सकता हूँ जिसको मैंने देखा है उसका आचरण तो ज्ञानी का नहीं, पर मैं फिर भी नहीं कह सकता कि गांधी जी का आचरण था। तो वो पूछे कि आप मानते क्या हो, तो मैं मानता हूँ गांधी जी मुझसे अच्छे। इसमें ये बार मैं जनरली कह रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा काम करते मेरे से अच्छे, ठीक है ना। हमको जनरल प्रिंसिपल्स पकड़ने अपने समझने के लिए। तो आदर्शवाद ये निकलता है इसका निष्कर्ष कि ये तर्कविहीन नहीं है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप लोग जांचिए, आपका निष्कर्ष निकलता है ऐसा? आपका ये सोचना। हाँ, मतलब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, ठीक। हाँ जी, बार बार कह रहे हैं ज्ञानी है ठीक, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। अगर अभी नहीं निकलता तो अच्छी बात है, तो आपके सामने हो आपको- सकते हैं काफी, हाँ, और हाँ, सारे बिल्कुल। होंगे वो मुझे नहीं पता। ठीक बात, बिल्कुल। ये जो प्रोसेस है ना, ये किसी को भी घायल करने का प्रोसेस नहीं। हमारे को चीजें समझने के लिए किसी को घायल करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा कुछ लिखा क्या है, मतलब ये हम नहीं पढ़ पा रहे। नहीं ना, वो इंटरप्रिटेशन से आती है ना, क्योंकि लगता है कि हम देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से किसी ना किसी सिद्धांत पे चले हो सकते हैं। तो यही तो ये बोल रहे हैं ना, समुदायवाद, अलग अलग समुदाय ने बोला कि मोक्ष है, तो अब मोक्ष क्या है, उसी के ऊपर तो बात हो रही थी। किसी ने किसी को मोक्ष माना होगा, किसी ने किसी को मोक्ष माना। अब उसके बाद ये होना कि इसका एविडेंस दो क्या है भाई। तो मतलब यहाँ पे किसी से तो यहाँ पे हाँ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक बात। वो भी ऐसा नहीं कह रही, वो तो इतना ही पूछ रही थी कि इसके अंदर आपको क्या लगता है, उसके अंदर ये काहे से बैठता है, उसको फिट करने की प्रयास करी थी। मतलब आधार क्या है ये बोलने का, अगर हमने पढ़ा नहीं है तो? हाँ, नहीं वो ये ब्रॉड किस- कैटेगरी। ये सिर्फ आदर्शवाद के कैटेगराइजेशन क्या है वो बता रहा है। तो वो तो है ही ना, चाहे सामुदायिक कोई भी हो। किसी बेसिस पे हुआ होगा ना, तो लिखा हुआ है ना। लिखा आप हुआ है जिस- तो उन्होंने, फिर हम मान रहे हैं कि उन्होंने समझा होगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए कोई सिद्धांत आपको जो बता रहे, आपने एक मान लिया कि किसी भी चीज को समीक्षा करने के लिए उसका अध्ययन करना जरूरी है, ऐसा मान, ठीक है ना। हम मानव परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं और की समीक्षा कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं, एक प्रक्रिया है जो हमारी ट्रेडिशन में बोली जाती है सिंधु बिंदु न्याय। न्याय वो क्या प्रक्रिया होती है? न्याय, सिंधु बिंदु न्याय, ये एक लॉजिक का एक फॉर्म होता है। न्याय ट्रेडिशन में लॉजिक को भी कहा गया। उसमें क्या होता है, उसका जो तर्क है वो ये है कि जैसे पूरे समुद्र कितना बड़ा है, इसका स्वभाव आप एक बूंद से पता कर सकते हैं। आपको पूरे समुद्र में गोते खाने की जरूरत नहीं, उस सिद्धांत से इसको पता है। तो इसके अंदर जो मान्यता है, मूल मान्यता तो प्रचलित है, मूल मान्यताएं तो प्रचलित है ना, अधिक सभी धर्मों की तो आप जानती हैं, अधिकतर की जानती हैं। तो उसमें या कोई नया धर्म आए तो उसमें पहले जो साइंटियोलॉजी है उसमें मैंने देखने की क्या बात कर रहा है, मोटी बात क्या कर रही है, तो उसकी समीक्षा उस आधार पे कर लेते हैं। तो उसका जो हमने बोला मूल सत्य किस चीज को मानता है, क्रियाकलाप किसको मानता है। फिलॉसफीज के अंदर भी आप जाएंगे ना, उसमें भी 2-3 चीजें आती है। आपने जब कोई पढ़ा होगा फिलॉसफीज तो उसमें उसकी ऑन्टोलॉजी होती है या मेटाफिजिक्स होती है ना। फिर उसके अंदर उसकी ये बात होती है कि ज्ञान एक से दूसरे में क्या, ज्ञान क्या है और उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो इस सिद्धांत से, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मूल में कोई एक, दोनों के अंदर एक समस्या है, इन्होंने अस्तित्व को पूरी तरीके से देखा नहीं। ये जो मान्यता मूल सत्य की ना, उसमें
एक पक्ष को देख रहा है, दूसरा दूसरे पक्ष को देख रहा है और इसको नकार। अभी जब हम सहस्तित्व की बात करेंगे वो क्लियर होगा कैसे इसके आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। फिर भी आप देखना, एग्जामिन करना पूरा पड़ता है कि नहीं। सर हाँ जी, सारे विंडो लगा दो। हम्म। निकलने का टाइम हो रहा 5 बजे। हाँ हाँ हाँ। तो जो शीशे और खिड़की दरवाजे जहाँ से मच्छर आ सकते हो बंद कर दीजिए। पर अभी तो सनसेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई, थोड़ी जल्दी बंद हो जाएगा तो क्या परेशानी, हम भूल जाएंगे, नहीं तो फिर मच्छर आते हैं, फिर जीव हत्या का अपराध बोध होगा। तो हम उनको भूख से मारेंगे। हैं? भूख से मारेंगे। अब उनको मारने से तो अच्छा है। हमारे अलावा भी और शरीर नहीं आते। 40 करोड़। ठीक है दीदी। बाकी जानवर को शोषण कर रहे हैं हम, कि हम खुद को बचाएं। बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल है भाई। आगे बढ़े, इसमें किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ये निष्कर्ष ठीक नहीं लगते हैं तो हम इसको कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब इस विश्लेषण का आशय क्या है? देखिए ये जो विश्लेषण है ये सहअस्तित्ववाद की दृष्टि से मैंने किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इससे सहमत नहीं है तो आपका मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर ये निष्कर्ष नहीं निकलता तो ये करने लायक चीज हो जाती है, ये वाला या इसकी खिचड़ी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको कंटिन्यू कीजिए, इसमें क्या परेशानी। पर लगता है नहीं, निष्कर्ष तो यही निकलता है, या तो हम इधर फंस रहे या इधर फंस रहे, तो कोई विकल्प चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। ये चक्कर है। या फिर 8 दिन का पूरा सुन लेने के बाद हाँ, मैं तो डिसीजन लेने का अभी की बात नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ समझ सकते हैं, मतलब इसको पार करके आगे बढ़ा जा सकता है और फिर इसके ऊपर पीछे फिर से आया जा सकता है। स्लाइड्स तो आपके पास होगी, फिर से देख लेना, वो तो कोई बात ही नहीं। यानी ये खुद हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते यानी हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ही करना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे ही समझना है। हाँ, तो ठीक है, मुझे अभी ये ठीक नहीं लगता है, हाँ। तो मैं 8 दिन का सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस सोच ही सकती हूँ, या आयुष पूरे जीवन भर सोच ही सकती हूँ। कुछ शिविरों में हुआ, कुछ लोगों को इसके बाद उठ के चले गए, वो भी ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। कहीं ना कहीं इधर या इधर अभी भी भरोसा है कि अभी इसमें से कुछ रास्ता निकल, कोई बात नहीं भाई, शुभ हो सकता है तो बिल्कुल किसी भी विधि से शुभ होना चाहिए, मूलतः तो ये बात। हम ऑरोविल में शिविर ले रहे थे, कुछ लोग चले गए थे इस बात को। हाँ जी, बस एक बात लगी मुझे कि जो सामाजिक परिणाम है आदर्शवाद में, मुझे नहीं लगता है कि वो जरूरी है, इन द सेंस कि मुझे लगता है कि आदर्शवाद ये बात कह रही है कि समुदायवाद हो और फिर उसकी वजह से ये हो, मतलब जैसे अहिंसा हुआ और कितने सारे कम्युनिटीज रहे हैं वैसे, तो फिर वो ये मिशनरी वाली चीज़ या कल्ट क्रिएट करने वाली चीज़ नहीं, वो ह्यूमंस ने किया है, बट वो एक्चुअल आदर्शवाद तो नहीं कह रही है ये करने का। मतलब कोई इंसानों ने उसको उस तरह से पकड़ लिया और उस तरह से पेश किया, या कह सकते हो मतलब इस्तेमाल किया उस पर वो आदर्शवाद की बात नहीं है वो, कि ऐसे हो कि ये कहाँ कह रहे हो, कौन सा विचारधारा बोलेगी कि युद्ध हो या संघर्ष हो, तो कोई नहीं बोलता। हाँ, तो फिर उसका इफेक्ट ये कैसे हुआ, आदर्शवाद का ये फिर डायरेक्ट इफेक्ट कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि उनको पूरी बात नहीं पता था, उन्होंने तो इतना ही बोला कि मैं आत्मा हूँ, संसार माया है और सुख पूर्वक जीना मुझे, उन्होंने तो इतना बोला था। आदर्शवाद में इसको बोला, या इससे सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है,
उसका परिणाम है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट वो नहीं जानते थे, वो तो मानते थे कि इससे संसार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या जो भी है, जो भी हाँ, साधक सब है। लोग इसको फॉलो करेंगे ये पाथ, तो फिर हाँ मतलब उनको नहीं लगा कि संघर्ष ये होगा। बिल्कुल, Right. है ना। पर परिणाम ये आ रहा है, ये तो हमारा प्रेजेंट है। पर ये क्यों कह रहे हो कि इसकी वजह से ये हुआ? मतलब मुझे लगता मान्यताओं है पे कि आज उसका भी वजह झगड़ा- कुछ और है। It's क्या है like बताइए। मतलब आदर्शवाद वजह नहीं है, वजह ये है ह्यूमंस मतलब यू डोंट लाइक मतलब आदर्शवाद ने वो चीज नहीं सिखाई है, मैं इतना कह रही हूँ, तो वो कहीं और से सिखाया, लाइक वो कल्चर कहीं और से सीखा है ह्यूमंस ने। मेरा इतना ही कहना है इसमें, आपको तर्क ठीक से देना पड़ेगा। आपको ये पसंद नहीं आ रहा कि आदर्शवाद का ये परिणाम आ रहा है, आप यू नॉट लाइकिंग। मैं मानती हूँ कि ये परिणाम है समझ में, है ना? मुझे ये समझ में ना आया कि इसकी वजह से क्यों है। मुझे लगता है कि और कितने सारे वजह हैं उसकी, जैसे जो भी कल्चर है ये वो है ये वजह। ये परिणाम आपको मालूम है कि ये इसका कॉन्सिक्वेंस ये आ रहा है भौतिकवाद का। क्या है बस ये भौतिकवाद भी ये नहीं कह रहा है कि युद्ध करो, वो भी ये बोल रहा है, ये 3 बात, उसका परिणाम ये आता है, जीने का कार्यक्रम ये बनता है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर हमें एक सबको अनलिमिटेड चाहिए, तो हम संग्रहित करना चाहते हैं ये ना। हाँ। और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाती है और ये हो जाती है, उसमें मुझे ज्यादा लगता है ठीक। connection। और इसलिए भी हम बोल रहे हैं ये उसका प्रतिपादन है, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द थ्योरी। जी जी जी। इससे लाइफस्टाइल ये निकलता है और एंड रिजल्ट ये हाथ लग रहा है। हाँ, तो इसमें मुझे तो कहाँ पे मिस हो रहा है बताइए। लाइक सिर्फ आदर्शवाद नहीं होता ना, लाइक दुनिया में जैसे आदर्शवाद है, ओके, बट एक कल्चर भी है जो सिर्फ आदर्शवाद से नहीं आई है ना, जैसे जो भी कल्चर कह सकते हो ना, I don't वो know तो what इधर भी word अप्लाई we- करेगा। हाँ, बट उसमें मुझे लगता है कि जो कंपटीशन इट फील्स लाइक कि वो एक है परिणाम उसका, बिकॉज इट इज प्रोडक्शन, कंपटीशन, ये सब मतलब देखिए- ऐसे लगते उससे निकल आ रहा है। देखिए इसमें भी जो लोग हैं, भौतिकवाद प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो चाहे कोई व्यक्ति इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, उसका शरीर है ना, मनुष्य होगा तो शरीर हो गया, चाहे वो साधना कर रहा है, चाहे कृषि कर रहा है, चाहे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, शरीर तो है ही है। जी। अब शरीर है तो शरीर से खाना खा रहा है, शरीर पे कपड़ा पहनता है, किसी घर में रहता है। कल्चर, हाँ। कल्चर अभी रुक जाएगी। पहले मैं इतना बोल रहा हूँ कि इतना उपभोग तो कर रहा है, इतना कंज्यूम तो कर ही रहा है ना हर व्यक्ति। अभी उसकी विचारधारा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति एक कंज्यूमर, इन सबको कंज्यूम कर रहा है जन्म से मृत्यु तक बिल्कुल। करें। अब उसकी विचारधारा को लाते हैं, विचारधारा, थॉट प्रोसेस। उसके आइडियोलॉजी, अच्छा। उसकी आइडियोलॉजी को लाते हैं। अब वो अपने उसके अंदर, क्योंकि मनुष्य है, वो डिसीजन लेके चीजों को करता है। जी। डिसीजन लेने के लिए उसका बेसिस होता है उसकी आइडियोलॉजी, उसका वर्ल्ड व्यू, उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। वो अकेला ही नहीं जीता है जीने में, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि हम मिलके जीते हैं। तो हमारे मिलने का आधार हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी फिलॉसफी, हमारी थॉट प्रोसेस होती है। तो उसके आधार पे हम कुछ करते हैं। तो हमने आदर्शवाद के हिसाब से या भौतिकवाद की आइडियोलॉजीज के हिसाब से कुछ किया है, उसके परिणाम है। चाहे आदर्शवादी हो, वो भी कुछ ना कुछ संसाधनों का उपयोग करेगा। जो साधना करते हैं वो भी खाना खाते हैं, उनको खाना समाज देता है, उनके लिए गौशालाएं बनाई जाती है, उनके रहने के लिए मठ बनाए जाते हैं, उनके लिए राशन पानी देता है समाज, एक व्यवस्था बनती है इसके लिए, पूरा सिस्टम प्रोडक्शन उधर भी इन्वॉल्व है। मतलब पूरा गांव मंक्स नहीं बनते हैं, हाँ, उसमें से कुछ लोग सब मंक्स होंगे तो पैदा कौन करेगा, खाएंगे कहाँ से? तो एक कल्चर है जो जिसमें सब लोग आदर्शवाद को एग्जैक्टली वो पूरा वो मोक्ष की तरफ नहीं जा रहे। जी ठीक है, एक कम्युनिटी में। हाँ,
ठीक है पर वो उसका समर्थन करते हैं, ओके तभी तो दे रहे हैं। ओके वहां पे ये परिणाम की बात कर, हम तो इनको समर्थन करना चाह रहे हैं, इस प्रकार की पूजा पाठ आराधना तपस्या करने वालों की। वो बोलते नहीं, हम इस तरीके की आइडियोलॉजी वालों को करना चाहते हैं। इस समय संघर्ष हो जाता है। बुद्धिज्म की आप लोग बात कर रहे थे, इसके कितने स्वरूप हैं बुद्धिज्म के? बहुत और जो मूल बात कही थी उसके रूप में कितने उसके वो हैं? क्या 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 जो बुद्ध की तो कोई मूर्ति भी नहीं थी, वो तो मूर्तियों के खिलाफ बात की है। और लोगों ने बना ना सोसाइटी में एंट्री की जो होती है तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम पे बेस था, वो बिलीफ सिस्टम चेंज होता रहता है, इवॉल्व करता रहता है, उसमें अलग अलग कम्युनिटीज बनती जाती है। इतनी सी तो बात कह रहे हैं। उनके आपस में हीनयान महायान हो या उसके बाद और वेरिएशंस आए हों, उन सब के अंदर अपने चलते रहते हैं संघर्ष। वही है, युद्ध हुए आपस में, विभिन्न बौद्ध संप्रदायों के बीच में भी युद्ध हुए हैं, शैवाइट्स वैष्णवाइट्स के बीच में भी युद्ध हुए हैं। ये पूरा इतिहास भरा पड़ा बिलीफ्स के से। सारे युद्ध भगवान के नाम पे, मतलब आदर्श वाले युद्ध, अब भौतिकवाद के नाम पे भी हो रहा है। भौतिकवाद के नाम पे भी। इतनी सी बात है। हाँ जी, मतलब क्यों वो हमें सीधा सीधा दिखता है, क्योंकि दिखता है कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है इन मान्यताओं का कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सबको मैक्सिमम इकट्ठा करना है, तो नेचुरली वी विल कम्पीट, है ना, कंपटीशन हो, मुझे दिखता है हाँ। है ना। दूसरे में भी वो इसी तरीके से इनहेरेंट है कि अगर आप मान्यता के आधार पे अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, और मान्यता क्योंकि किसी भी रहस्य में बेस्ड है, मतलब उसको आप तर्क विधि से एक दूसरे को समझा नहीं सकते। आपने माना तो माना, मैंने माना नहीं माना तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों किसी बिलीफ सिस्टम को माने, कोई आधार ही नहीं है, तो बहुत ही अनलाइकली है। तो अगर रहस्यमय कोई बात पे हम अपनी मान्यताओं को आधारित कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें बहुत सारी डिविजन्स आ ही जाएंगे, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम देखने के लिए कोई एक चीज़ है ही नहीं, हम सब अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। तो नेचुरली अगर रहस्य हमारा आधार होगा तो गुट बन ही जाएंगे, गुट बनेंगे तो संघर्ष में आएगा ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन गुट को बने रहने के लिए भी अपना जो रिसोर्सेज, अपना पावर, सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड आ जाएगा। तो उन गुट मतलब सेक्ट उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन को बनाए रखने के लिए हमारा गुट हमेशा बना रहे, हमारा सेक्ट हमेशा बना रहे। तो ये गलती में अनेक होंगे ही, और नेचुरल सी बात है। सही अगर कुछ होगा, यानी कुछ रियलिटी को अगर हम सब देख पाए, सब समझ पाए, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, एजुकेट कर पाए एक दूसरे को जिस चीज़ के बारे में, उसमें हम सब में एकता आ सकती है। लेकिन अगर हम केवल मान्यता के आधार पर चलेंगे तो एकता आएगी ही नहीं। जब तक एकता नहीं आएगी तब तक संघर्ष बना रहेगा। एक तरह से मैं तो सब कुछ मान्यता की, मुझे सब कुछ बिलीफ सिस्टम लगता है। मतलब दोनों ही बिलीफ सिस्टम, दोनों ही वो लोग नहीं, उनको नहीं लगता है, पर हाँ वो वाला बिलीफ सिस्टम व्यक्तिवादिता पे ले जाता है, ये वाला बिलीफ सिस्टम समुदाय पे रुक जाता है थोड़ा। हाँ, सब पर belief इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये बात सही कह रहा है, ये भी मान्यता है, तो ये भी मतलब वो लोगों को लगता है ये फैक्ट है, पर कुछ फैक्ट चीज नाम की है ही नहीं, इट्स अ बिलीफ। हाँ, पर फैक्ट की बात है, ऐसा नहीं है करते नहीं है दोनों ही सत्य की बात करते हैं। हाँ वही है, दोनों सत्य की बात करें पर दोनों बिलीफ सिस्टम है है। ना? हाँ, लेकिन सत्य का वेरिफिकेशन की बात भी करते हैं दोनों। हाँ उनके अलग, तो वो अलग उसके एविडेंस की क्या बात है? इसमें एविडेंस बोला है, जो किताब में लिखा है वही एविडेंस है। नहीं बोला कि एक्सपीरियंस करो, ये भी बोलते हैं, मतलब हाँ किताब फाइनली एक्सपीरियंस को वेरीफाई कैसे करो? करके वो बात फॉलो करो। नहीं, पर वो आपका एक्सपीरियंस, मैंने बोला मेरे को हो गया, मोक्ष हो गया, अब इसका ये क्या एविडेंस हुआ? मेरा क्लेम ही तो हुआ। अब बताइए इसका एविडेंस क्या है? कर मतलब वो बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे से है और ऐसे से होगा। मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे को हो गया अभी मोक्ष,
मैं क्लेम कर ही सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग टीवी पे खड़े होकर हाँ, प्रवचन देते हैं। लोग तो मिलके मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस तो वेरीफाइबल होता है ना। हाँ, पर वेरीफाई जरूरी नहीं कि 2 सेकंड में हो जाए। अगर आप कह रहे हो कि ये पाथ फॉलो करके फिर आप समझोगे करके, तो वो भी एक पाथ है। बात को मैं मना नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एविडेंस कहाँ मिला, वेरीफाई कहाँ हुआ, वेरीफाई करने का तरीका क्या है, करने लक्षण क्या है उसके? आपने कर लिया, धारणा करके आप और फिर डिल्यूशनल ध्यान भी तो हो करके। सकते हो, हाँ आप डिल्यूशनल भी तो हो सकते हो, आपने मान लिया आपको हो गया। हाँ हाँ, सही वही बात सब है। होता है, साधना में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये भी सही है। सही है ना? हाँ। तो ये डिल्यूजन है कि ये रियलिटी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा? इसका एविडेंस क्या होगा मेरे लिए भी और मेरे आसपास के लोगों के पर लिए? दोनों में नहीं है ना वो एविडेंस, दोनों में बिलीफ है। अरे भौतिक बात को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, रुकिए, उसको मैं करता हूँ, उसका भी करता हूँ, रहता भी आदर्शवाद में बात करता है। हाँ, जस्ट बिकॉज उधर नहीं है इसलिए हम इधर की बात ये जस्टिफाई, ऐसा नहीं होता ना। ओके। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम किसी बात पे चलते, उसमें बोला है कि ऐसा करने से ये हो जाए, इसका वेरिफिकेशन क्या है? ऐसा हो जाए मतलब मैं कह रही हूँ कि वो करके है, बट यूर सेइंग वो आप वेरिफिकेशन नहीं है। वो डेल्यूशनल भी, और मेरे को लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बोलते नहीं, आप झूठ बोल, मैंने तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी आसाराम बापू के अनुयायी ये मानते हैं कि आसाराम बापू लीला कर रहे हैं, वो परम शक्तिशाली हैं, वो जेल में गए हैं कृष्ण भगवान की तरह और लीला कर रहे हैं। अब बताइए अब क्या करोगे? But verification cannot be by self, right? Can it? इंक्लूडिंग सेल्फ, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, Yeah, तभी yes. वेरिफिकेशन है ना। Yes, it's मल्टीपल ही होगा। multiple, yeah. बट इस चीज का तो वेरिफिकेशन नहीं हो मतलब रहा। पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मैं वो पाथ फॉलो करके एक्सपीरियंस करूंगी और आप जो करेंगे वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ही रहेंगे एंड तक। सर मैं कुछ बोलूं? ये हाँ है जी, क्या? हाँ जी। जो अभी इतनी देर तक हो रहा है, तो एक्चुअली ये थोड़ी हो रहा है कि हमको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, हम क्या पा रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है कि जैसे बहुत सारे ये जो है आत्मा, माया, मोक्ष या भक्ति या जो भी है, तो इसको करने के लिए कई सारे जो सेक्ट बन गए हैं, वो सेक्ट लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे सेक्ट को मानो तब तुम इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। लड़ाई वहाँ पे है, लड़ाई इस पे थोड़ी है। Experience क्या है वो कैसे लड़ा verify वो अलग बात है, वो डिफरेंट चीज़ हो गई। वो यहाँ पर लड़ाई उसमें थोड़ी है कि हम इसको करके जो है प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वाला रास्ता फॉलो करो तो तुम इसको प्राप्त करोगे। लड़ाई वहाँ पे आ रही है ना। और ये लड़ाई का कारण यही है क्योंकि वेरीफाइबल नहीं है। तो क्या हो जाता है, हर सेक्ट अपने क्लेम को बोलते नहीं, हमारे रिश्ते पे चलो, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, बोलते हैं हमारे पे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। सब के सब ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के ज्ञान के रास्ते पे चलने से प्रेम जैसे गुणों की बात करते हैं और आपस में लड़ते हैं पर मुझे उनके नाम पे। पर मुझे लगता है ये जो जीवन विद्या आप पेश कर रहे हैं, हाँ, मतलब इट फील्स सेम टू मी। जैसे मैं अपनी गोयनका जी का विपश्यना का कोर्स की बात कर रही थी, वो जिस तरीके से बात करते हैं कि हम बस एक बात बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करो, आप मतलब वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ मत करो। हम बस ये पूरा पेश कर रहे हैं, आप ये बात फॉलो करोगे तो आप हर एक लेवल पे वेरीफाई कर पाओगे खुद के एक्सपीरियंस से, और अगर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो छोड़ दो। मतलब इट्स काइंड ऑफ सेम मुझे लगता है कि अगर ये जीवन विद्या Where did I है, say this? आप कह रहे हो ना कि एक प्रस्ताव है और आप प्रस्ताव मैंने जांच फॉलो लो, करने के लिए तो बोला ही नहीं, नहीं जांच लो अपने लाइफ में अप्लाई करके जांच, अप्लाई करने के लिए भी नहीं बोला। तो जांचना मैंने पहली लाइन बोली थी फर्स्ट डे, Type C, no? एक ही अपेक्षा है, English number. अब इसको अच्छे मन से सुनना। ओके, आप सुनोगे और आपको अपील करेगा तो आप इसको अपने आप ही कुछ करोगे, हाँ, और आप कुछ अपील नहीं करेगा तो नहीं करोगे। और इतनी सी बात, ना फॉलो करना है, ना अप्लाई करना है, ना कुछ करना है। पर एक तरह से मेरे मन में लगता है कि मैं इस चीज को मतलब ये तो जीवन विद्या नहीं है, जब हम आएंगे उस पे क्योंकि वो मैं एक्चुअली करूँ, यूज करूँ अपने लाइफ में, तब जाके मुझे एक्सपीरियंस से मुझे लगेगा कि हाँ, वाक्य आपकी सोच ऐसी,
हाँ कोई ये- परेशानी नहीं। आपकी इच्छा हो तो कर लीजिए कैसे। But वो I mean I guess मैं पुरानी बात है, यही मुझे लगता है कि वो रास्ता है किसी चीज का मेक सेंस करने का कि मैंने खुद फॉलो करती, ठीक बात और जो मेक सेंस करता ही नहीं मैं क्यों ट्राई करूँगी, वो तो है बिल्कुल ही सही है। बात है। वो तो है ही है ही है। और मैं बोल रहा हूँ मेरा ऐसा कोई अपेक्षा नहीं है आपसे कि आप इसको ट्राई भी करो। ओके हाँ मेरा है, मैं आपका हो मेरी सकता है। इच्छा है कि मैं ट्राई भी करूँ अगर हाँ। मुझे मेक सेंस कर रहा है। ठीक बढ़िया, वो अच्छी बात है, वो स्वागत है उसका। हाँ जी इसमें सर मैं एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ आपके परिणाम में, संप्रदायवाद। हाँ संप्रदायवाद वही समुदायवाद एक ही बात है। संप्रदाय एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस खाली वर्ड्स फर्क है। संप्रदाय कह लो, समुदाय कह लो, बात तो वही चाहे है। संप्रदाय आप कम्युनलिज्म को बोल रहे हैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, हम बोल रहे हैं राष्ट्रवाद भी वही उसी का स्वरूप है, उसमें भी अंधभक्ति होती है। मेरा देश महान है। समुदाय किसी भी आधार पे बन सकता है। मेन मैसेज जो संप्रदाय के है, आधार पे नहीं। मेन मैसेज जो है, जब तक हम मानव को मानव के रूप में नहीं पहचानेंगे तब तक समस्या वहीं की है। सर ये दोनों इच्छाएं ओवरलैप भी करती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस अभी मैं क्या बोलूं, आपने कुछ पूछा उसका मैंने रिस्पॉन्स दिया, क्या बताया? सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मानव को मानव रूप में पहचानना पड़ेगा। ये ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, चाहे छोटा एक परिवार के रूप में पहचान लो या कोई कुटुंब के रूप में, कोई ट्राइब के रूप में, किसी जाति के रूप में, किसी राज्य के रूप में, ये सब जब तक जितनी राष्ट्र के रूप में, ये सब हमारी डिविजन्स जो हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। यही सारा समुदायवाद है। मानव जाति एक है, इसको जब तक हमारे को अंदर स्वीकार नहीं होता है, चाहे वो हमारी सोच के सहमत हैं या असहमत हैं, हम एक हैं। There is no other. मेरा एक्सपीरियंस है, आपको शेयर करता हूँ कि कैसे भौतिकवाद और आदर्शवाद को ओवरलैप करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। मैं स्टोरी कवर करने गया था बॉडी लेवल की, पंजाब में जो बैकवर्ड एरिया है मानसा जी, वहाँ पर डेट स्लेवरी बहुत है सर। जो बड़ा किसान है, वो जो गरीब इंसान है, वो उसको स्लेव ही रखना चाहता है डेट के नाम पे। जनरेशन टू जनरेशन स्लेवरी चल रही है जी। मुझे पहले लगता था कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से है कि वो लोग गरीब हैं, वो अमीर हैं, तो वो ये प्रथा बनाए रखना चाहते हैं। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, अगर गरीब है थोड़ा संपन्न हो जाएगा, तो उसको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्लेवरी से बाहर आ जाएगा। मेरा मतलब मेरा ये लोगों से मिल के, अर्थशास्त्र से बात करके, मेरे को लगता था कि अगर वो ये थोड़े से एजुकेशन की तरफ चले जाए या अपने को थोड़ा और संपन्न कर ले, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट मैंने कहीं ना कहीं उनसे बात करके ये भी रियलाइज़ किया कि ये समस्या जातिवाद से भी जुड़ी हुई है। जो गरीब है वो पिछड़े वर्ग से है, दलित है, जो अमीर है वो अपर वर्ग से है। वो नहीं चाहता है कि वो जो जात पात की जो प्रथा है वो टूटे। तो मुझे लगता है इस केस में मैं अभी ये रियलाइज कर रहा हूँ कि ये दोनों ओवरलैप करते हैं। आदर्शवाद भी ओवरलैप कर रहा है, भौतिकवाद भी ओवरलैप कर रहा है। सामाजिक स्तर पे जाएंगे तो ये दोनों के ओवरलैप बहुत जगह मिलते हैं। ठीक है, विचार काल में सोचते वक्त, थ्योरी लिखते वक्त ये सब अलग अलग दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे। भारत का संविधान कितना अच्छा है ना, बढ़िया लिखा हुआ है ना। और भारत कैसा है, लिखी हुई बात और जीती हुई बात, उसके आधार पर ही देश को चलाने का प्रयास मैंने पहले दिन से। ट्रांसलेट कितना हुआ? इसमें एक कहूँगा मैं, संविधान नहीं लेकिन कोई भी गवर्नमेंट
उस संविधान के अनुसार शासन नहीं करना चाहती है। उनका जो शासन करने की जो पॉलिसीज है वो अलग है। नहीं भाई, ऐसा नाम नहीं की है सर, ऐसे ये ही थोड़ा है। अलग, मैं बताता हूँ। जब शुरू हुआ था हाँ, हाँ। संविधान 1950 में आया ना, हम्म, उस वक्त तो अम्बेडकर जी भी उसमें भाग थे। जो लोग थे असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो लोग भी उसके भाग थे। इसीलिए तो अम्बेडकर जी ने रिजाइन भी दिया था वो सर। बाद में 5 साल बाद दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए दिया था ना कि उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जब तक सबको समझ में नहीं आएगा ये बात क्या है, इसको जीना असंभव है। इस बात को पकड़ने की जरूरत है। ये बात लिखी हुई बात से नहीं होती। आदमी ज्ञान अवस्था की इकाई है, जब तक उसको समझ में नहीं आता उसका आचरण उसके अनुरूप नहीं होता। सिंपल सी बात। और यही डिफरेंस है प्रैक्टिस प्रपोज करने के लिए और एक लॉजिक प्रपोज करने का, कि ये समझ के देखिए वर्सेस ये करके देखिए। हाँ। आज तक जो विधि रही है एक बताई गई है, देखिए परंपरा में, ट्रेडिशन में, ह्यूमन ट्रेडिशन में एक तरीका है, उसको क्या बोला है, पहले करो, करोगे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा जिससे तुम सुखी होगे तो तुम्हें समझ में आएगा, है ना। हम लोग ये पेडागॉजी शुरू यूज करते हैं अपने घर परिवार बच्चों के साथ। नहीं ऐसा करो, तुम्हें पता नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तो तुम समझ में आएगा ये सही है। यहाँ पे हमारी पेडागॉजी अलग है। हम बोल रहे हैं पहले समझिए। समझने का एक सुख होता है, समझने का एक सुख होता है, उस सुख में होके हम करेंगे। मेरा फोन है। ठीक है ना। तो ये जो करके समझने वाला भाग है, करके सुखी होके समझने वाला भाग, ये फेल हो चुका है, क्योंकि हम लाखों पीढ़ियों से कर चुके हैं। डू एंड लर्न, ये स्किल्स के लिए चलता है, समझ के लिए नहीं चलता, है ना। आपको मशीन चलानी, साइकिल चलानी है, करके आप सीख सकते हो, लेकिन आपको संबंध समझना है, आपको सहस्तित्व समझना है, न्याय समझना है, धर्म समझना है, आपको व्यवस्था समझनी है, ये आप करके नहीं समझ सकते। ये पकड़ने की बात। आज तक हमने सोचा है, देखिए ये जो बात है ना, हम ऐसा सोचते आए हैं कि जो हमारे पास थ्योरीज है ना, ये तो ठीक है, लोग हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं या वो उनकी इंटेंशन गड़बड़ है, इसलिए चीजें काम नहीं कर रही। हाँ? हिंदी बोल रही हो ना? हाँ, ठीक है। तो जो लोग हैं उनकी नीयत खराब है या वो अयोग्य हैं, इसलिए व्यवस्था नहीं बन रही। जितनी व्यवस्था परिवर्तन की बातें आती है, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें समस्या क्या बोल रहे, डायग्नोज क्या कर रहे हैं, लोग गलत आ गए। मैं जब जीवन विद्या से जुड़ा था 93 में, उस वक्त नर्मदा बाग बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था और काफी अच्छा चल रहा था। उस वक्त एक टीम उस वक्त उधर आई, वहाँ जो उसमें लगी हुई थी, तो वो लोग बोलते थे, पता है ये जो चिमन भाई पटेल जो उस वक्त का गुजरात का चीफ मिनिस्टर, ये इतना खराब आदमी है ना, जिस दिन ये बदल जाएगा ना, कोई भी दूसरा आएगा ना, ये समस्या, क्योंकि ये सामान्य सी तो बात है, लॉजिकल बात, समझ जाएगा। संयोग से 1 वर्ष के अंदर उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो। दूसरा बंदा आया, उससे भी खराब नहीं, तीसरा चीफ मिनिस्टर, आज तक चल रहा है। समस्या व्यक्तियों की नहीं है, हमारी थ्योरीज इनकम्प्लीट। समस्या वहां है। व्यक्ति तो 50% ठीक ही होता है। साथ में बैठिए, बात कीजिए, आदमी के अंदर अच्छाई है, आप जैसे भाव से प्रस्तुत होते हैं उसका आपको मतलब रिजल्ट मिलता है। आप परेशान होकर प्रस्तुत होइए, दुखी होकर आपको दुख का स्रोत मिले। आप सुखी होकर सुखी करने के लिए जाइए, आपको सुख का होगा रिस्पॉन्स। समस्या हमारे को चीजें ठीक से पूरी से पकड़ में नहीं, ऐसा हम यहाँ कह रहे हैं, अगेन इट्स जस्ट अ प्रस्ताव।
क्या कमी है थ्योरी में? अभी जब मैं सामने रखूंगा दूसरी बार, उसकी कंपैरिजन में देखिएगा। अभी एक बड़ा चैप्टर जो इसमें मैंने बिल्कुल नहीं खोला हुआ है कि इसके अंदर भौतिकवाद के अंदर मैटर को लेके चलते हैं और इसमें केवल ईश्वर को लेके चलते हैं। जबकि जो फंडामेंटल रियलिटी है वो दोनों की कॉम्बिनेशन में, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का सहअस्तित्व। वो आगे हम करेंगे डिटेल में। ये दोनों प्रचलित हैं, यानी दीज आर प्रेवलेंट व्यूज। सहअस्तित्ववाद जिसको हम यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, इसके अंदर मैं क्या हूं? इसमें हम बता रहे हैं मैं मानव हूं जो जीवन और शरीर का कॉम्बिनेशन या संयुक्त स्वरूप है। तो शरीर तो आप हम जानते ही हैं, ये जीवन क्या चीज है ये समझने की चीज हो जाती है। ये संसार क्या है इसको बता रहे हैं, ये सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था है, तो इसको ये समझने की चीज हो जाती है। और सुखपूर्वक जीना क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण ही सुखपूर्वक जीने का स्वरूप है। अब ये समझने की चीज हो जाती है। इसको अब हम ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम अपने मुंह में मिट्ठू बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये प्रयोजन सहित और तर्क संगत है। इसको आपको जांचना ऐसा है कि नहीं। इसमें जीने का कार्यक्रम समाधान समृद्धि प्रमाणित करना है। समाधान समृद्धि की बात मैं कर चुका हूं पहले, है ना। और इसमें सामाजिक परिणाम के रूप में अखंड समाज, यानी जो पूरी ह्यूमन जाति है वो एक समाज के रूप में, एक यूनिफाइड सोसाइटी के रूप में इमर्ज करे। और सार्वभौम व्यवस्था एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर के रूप में बने, सिस्टमैटिक उसके रूप में, सबके फंक्शनिंग सब में तालमेल हर स्तर पे, व्यक्ति रूप में, परिवार रूप में, समाज रूप में और परंपरा के रूप में। ये इसका सामाजिक परिणाम की बात है, ठीक है। इसको समझने के लिए जीवन की जो शिक्षा है उसको यहाँ पे हम नाम देते हैं जीवन ज्ञान। सहअस्तित्व की जो शिक्षा है उसको नाम देते हैं सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। और मानवीयतापूर्ण आचरण की जो शिक्षा है उसको नाम देते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो सहअस्तित्व को अध्ययन करना है तो इन तीन ज्ञान को अध्ययन करना है। ये तीन अगर हमें समझ में आते हैं तो हम ऐसा जी सकते हैं, ऐसा जीते हैं तो ये परिणाम मिलता है। हाँ जी। तो वो जीवन प्लस शरीर आपने ये बोला है, हाँ। जीवन शब्द को आत्मा से रिप्लेस नहीं कर सकते। नहीं, जीवन अलग है आत्मा से। अभी आत्मा जो है वो अनडिफाइंड है। जो पारंपरिक दर्शनों में आत्मा अनडिफाइंड है, उसको बता नहीं पाए। तो कॉन्शियसनेस, आत्मा बेसिकली कॉन्शियसनेस की स्थिति है, और कॉन्शियसनेस क्या है इसको भी नहीं बता, चेतना क्या है इसको नहीं बता पाए, या सेटिस्फैक्टरी नहीं बता, तृप्त नहीं कर पाए तर्कों को। हाँ। तो अभी जीवन को मतलब जीवन ज्ञान के बारे में आप अब बस नेक्स्ट वो जीवन ज्ञान को लेगा। ठीक है, मेरा सवाल शायद उसका जवाब आगे आ ही जाएगा। पर फिर भी पूछ लो। तो जीवन मतलब शरीर प्लस जीवन तो पशु पक्षियों का भी होता है। तो हाँ। जीवन प्लस शरीर पशु पक्षी भी हो जाएगा ना, बस मानव नहीं। हाँ हाँ, पशु पक्षी भी होंगे। तो वहाँ पे लिखा है मानव क्या है, तो जीवन प्लस शरीर है। तो मानव भी है और वो भी है। तो इधर तो अभी मैं मानव की बात हो रही है, वो तो है ही है। हाँ जी। जैसे अभी हमने भौतिकवाद और आदर्शवाद के सामाजिक परिणाम देखे कि इनका व्यक्तिवाद संघर्ष जो है ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ। ये हमने देखा भी है, सबसे चला आ रहा है। लेकिन जो इसका हमने रिजल्ट आपने यहाँ पे मेंशन किया है, हाँ। अखंड समाज, और ये अभी हमारी अजम्पशन है, मतलब हमने बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। देखा नहीं है ना, बिल्कुल, इसका एब्सोल्युटली। परिणाम नहीं बोलते। अजम्पशन भी क्या कहें, इसको प्रपोजल ही कह सकते हैं ना। एक आपको ड्रीम दिखा रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं हम यहाँ फंसे हुए हैं, इससे छूटना चाहते हैं,
पर छूटना चाहते हो तो किसी दिशा में जाना होगा। किस दिशा में जाना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं इसमें चलना चाहिए। अब हम चलते हैं इसमें, इस दिशा में चल रहे हैं नहीं चल रहे, इसको बार बार चेक करते रहो। ये किस चीज का नाम है? वही ना, मानव परंपरा का संरक्षण, उसको दूसरे भाषा में लिखा हुआ। ये वही बात एसेंस। इसका मतलब सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर, मतलब मनुष्य जो मिलके जीते हैं। जैसे हमको एक शिविर का, ठीक है, तो शिविर करने के लिए यहाँ पे हमने कोई ऑर्डर बनाया कि भाई एक क्लासरूम होगा, सिस्टम, उसमें एक व्यक्ति प्रेजेंट करेगा, बाकी सुनेंगे, पूछने के लिए सब हाथ खड़ा करेंगे। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डरलीनेस। जैसे प्रकृति में है, प्रकृति में तो है ही है। तो मनुष्य जो होता है साथ में मिलके तय करते हैं, ठीक है। अभी भी हम इसको कुछ अंशों में कर पाते हैं, हम क्लासरूम चला ही रहे हैं ये वाला शिविर, पर हम छोटे छोटे ग्रुप्स में तो कर लेते हैं, पर एज ए ह्यूमन काइंड हम सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज ह्यूमन सोसाइटी को बोलते हैं यूनिवर्सल। मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयता की बात हुई थी, मतलब सहयोग प्रवृत्ति मानवीयता है, शोषण प्रवृत्ति अमानवीयता है। तो सहयोग प्रवृत्ति से संपन्न आचरण, उसकी बात करेंगे। वो कैसा होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप्स में कैसा होता है, 1-to-many रिलेशनशिप्स में कैसा होता है, फिर many-to-many में कैसा होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। और बताओ, अब ये होगा नहीं होगा मालूम नहीं, पर सुनने में तो अच्छा लगता है। परिणाम के अंदर हमें प्रपोज है। हाँ जी जी, भाई इसमें तो हम फंसे हुए लग रहे हैं, अगर लगता है हम फंसे हुए, मेरे को तो लगता है, क्योंकि अगर ये निष्कर्ष निकलता है तो इसमें तो कोई जीना नहीं चाहेगा, इसमें तो कोई नहीं जीना चाहेगा। वो भी बिलीव ही हो गया ना कि ऐसा होगा। क्या? हाँ हाँ, वो तो बिलीफ है। शुरू हम बिलीफ से ही कर रहे थे, हम बोल ही रहे प्रस्तावित, मैं तो बिलीफ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, एक ड्रीम दिखा रहा हूँ। बिलीफ से भी कम है, बिलीफ के लिए भी आपको कुछ और रीजंस मिल जाते हैं, छोटे मोटे, पूरे नहीं पढ़ते हो तो कुछ तो होता है कारण। हाइपोथेसिस कैसे है? हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस है। मैं तो एक क्लेम ही नहीं कर रहा कि ये परम सत्य है, मैं तो बोल रहा हम चाहें तो ये पॉसिबिलिटी है। हम संभावना इंस्टीट्यूट में संभावना देखना काम है। आपका क्या मानना है? क्या मानना मतलब? मतलब आप इसमें तो मानते हैं मैं- तभी तो आप कर रहे हो। मेरे को ये लगता है पॉसिबिलिटी है, उसी के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे लिए ये सत्य है, क्योंकि आपने किया है। मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, जीने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो सत्य मान के ही करूँगा, झूठ मान के तो नहीं करूँगा। पर आपकी आस्था बन गई ना फिर। आस्था बनी हुई, हाँ, पर एक आस्था बार- मान के विश्वास में जा रहा हूँ, मेरे को इसके कुछ एविडेंस मिलते जा रहे हैं, हाँ, हाँ, है ना। आप लोग क्या मैं इसमें पूरा हो गया? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। उस प्रोसेस में मैंने पहले दिन ही बोला, मैं स्टूडेंट के रूप में। हाँ जी सर। जी नहीं, आप लोग भी शुरुआत करें, यही जो है मकसद है आने का यहाँ पे। नहीं, ये मकसद नहीं है। ये तो मेरे को सुनने आए थे कि आप कोई जीवन विद्या का बता रहे हैं, ये मकसद नहीं है कि आपको इसको करना है। हाँ। थोड़ा सा confused है। जैसे अभी आपने कहा कि हम भी ये मान रहे हैं कि एंड रिजल्ट होगा, आदर्शवाद में तो यही कहा जाता है बिल्कुल। कि आप ये माने तो एंड रिजल्ट ही होगा, लेकिन इसमें क्योंकि हम मानवीयता को ऐड कर देते हैं तो उस वजह से युद्ध एक बहुत, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन समुदायवाद और संघर्ष तो यहाँ पे भी आएगा। क्यों आएगा? संघर्ष तो जैसा भी आपने वो टर्म बोला था ना कि प्रकृति के नेचर में ये संघर्ष तो वो तो भौतिकवाद की थ्योरी, ठीक है। वो भौतिकवाद की थ्योरी, सहस्त्रवाद की थ्योरी तो बताई समुदायवाद नहीं। नहीं आएगा कि हम जितने लोग जीवन विद्या को मानने लग जाएंगे वो भी तो अपना ये समुदाय बना लेंगे।
अभी आप देखो, मैंने जिस तरीके की बात की, आप चौथा दिन सुन रहे हैं, कहीं ऐसा भाव आया आपको मेरी किसी भी बात में? आपके नहीं आया, पर अभी तक मेरी इनकम्प्लीट सेंस में हाँ। जो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब हम एक तरह की जो चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ ये जीवन विद्या है, यही एक सही तरीका लग रहा है और हम उसको अपना रहे हैं, तो उसमें भी तो एक मतलब एक ग्रुप सा बनता जा रहा है ना। अभी जैसे ग्रुप हम- कहाँ बनेगा? क्यों बनेगा? वही बोल रही हूँ। अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो सही बोल रहे हो, तो गड़बड़ी हो गई, फिर तो हम समझे ही नहीं जीवन विद्या क्या है। जीवन विद्या कोई ग्रुप है, मैं पहले दिन बोला ना क्या नहीं है, याद है वाली स्लाइड? नोट्स में देख लीजिए, आपके फोन में जाते हैं। मैं बड़ा चालू आदमी हूँ, मैंने सारी चीजें पहले से एक एक करके प्लेस की, अब आपको पता चल रहा है। It's not a commune. हाँ? It's not a commune. It is not a commune. मैंने बोला आपको कोई चीज, किसी प्रकार की बातचीत, किसी प्रकार का दिनचर्या, किसी तरह का पूजा पाठ, किसी तरीके का सिंबोलिज्म, कुछ भी नहीं है। But again, सिर्फ कंफ्यूजन है। हाँ हाँ कथनी और करनी जो आ हाँ। जाती है, आपने कहा नहीं, लेकिन वो बनने लगे। जैसे बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि आप अपने फॉलोअर्स बनाओ। नहीं, पर सिंबोलिज्म की बात तो की है ना सबने, कहा नहीं की? सबने कोई निश्चित दिनचर्या बताई है, कोई प्रैक्टिसेस बताई हैं? कुछ अभ्यास बताएं? जो मानव को मानव समझना और पहले समझना, समझदारी करना, ये भी तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, इसमें सब उससे पहले मैं बोलता हूँ, इच्छा हो तो मानव को जानवर में ना मान लीजिए, मेरे को क्या परेशानी। देखिए वो आपको भी सही लगता है, मानव को मानव मानना, क्योंकि सच्चाई यही है। इसलिए मेरे को भी ठीक लग जाती है, आपको भी ठीक लग जाती है, सही में हम एक होते हैं। और अगर इसमें कोई कमी, शॉर्टकमिंग होगी तो आपको दिखेगा डिफरेंस, आप पॉइंट आउट करोगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई हो कमी तो मेरे को बता दीजिए, मैं फिर मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। मैं भी गलत भटक रहा हूँ, मैं निकल जाऊंगा फिर। ठीक है ना? बहुत ईमानदारी की बात हुई है ना, यहाँ कोई कम्यून बनाने का चक्कर नहीं। अगर ये भाव आता है कि जीवन विद्या वाले, तो हम पहली लाइन भी नहीं समझे, एक लाइन नहीं समझे। इस भाव से प्रस्तुत होना ही बेवकूफी है। तो हमने तो वही कर दिया, उसको उसी जगह ले जाके खड़ा कर। तो मेरे में तो भाव यही रहते, मानव, आप मानव हैं, आप मानव हैं, आप मानव हैं, आप मानव हैं। और मानव क्या होता है, वो जीवन ज्ञान से खोलते हैं। नेक्स्ट, छह बजे तक करना है? नहीं सर, वाइंड अप करते हैं। हैं? वाइंड अप करते हैं। कल से जीवन ज्ञान करते हैं। बताइए क्या कहना है, भैया को जाना है? सर अभी भी रहते हैं।